ठीक है दोस्त, लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स हैं अपन, पर फिर भी मैं आपको बता दूं, मेरा नाम विवेक सोनी है। मैं एक ट्रेडर इन्वेस्टर हूं और एक एंटरप्रेनर भी हूं, ज्वेल एंटरप्रेनर। ट्रेडिंग जर्नी में ये मेरा 10th ईयर है, एक डेकेड का एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे। और अब ये थोड़ा एक नया इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा भी कि स्टॉक मार्केट में अगर आपकी रुचि है तो उसमें कैसे हम लोग इसकी राइट अप्रोच से अपन पैसा भी बनाएंगे, और सही अप्रोच से कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे स्टॉक मार्केट को अप्रोच किया जाता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आज की वर्कशॉप के बारे में बता दूं, ये वर्कशॉप एक्चुअल में दो चीज़ों का समावेश है, डेरिवेटिव ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। इन दोनों के ऊपर अपन आज डिटेल में बात करेंगे। आपको पहले कोई प्रायर किसी को कोई एक्सपीरियंस हो या कोई भी अपना एक थॉट प्रोसेस मेरे साथ शेयर करना चाहे तो अभी मुझे बताओ। उसके बाद मैं जब वर्कशॉप शुरू करूंगा तो फिर अपन एंड में इंडेक्स में बता दूंगा क्या क्या वर्कशॉप का इंडेक्स है, और एंड में मैं Q&A लूंगा। ठीक है? तो कोई कुछ शेयर करना चाहता है मेरे साथ में, मुझे अभी बता दे क्या एक्सपेक्टेशंस के साथ वो आए हैं, या मन में कुछ उनके जो भी क्वेरीज हैं वो मेरे साथ अभी शेयर कर लें। आपसे शुरू करते हैं जी। साहिल तो भी नहीं है। आप सर। चलिए ठीक है। तो लगभग सभी लोग बिल्कुल नए हैं तो मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा। स्टॉक मार्केट की शुरुआत कैसे हुई है उसी से समझ में आ जाएगा कि लोगों ने स्टॉक मार्केट की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। हमारे देश में या हमारी इस कम्युनिटी में, इकोनॉमी में स्टॉक मार्केट का क्या प्रोमिनेंट रोल है, इसकी आवश्यकता क्यों है, तभी आप समझ पाओगे कि इसमें कैसे हम पैसा बनाएंगे। ठीक है? स्टॉक मार्केट की शुरुआत ऑलमोस्ट काफ़ी सेंचुरीज मतलब पुरानी है। 1602 में इनफैक्ट पहली बार एम्स्टर्डम में शिपिंग का बिजनेस होता था, जहाँ पे कई सारे बड़े शिपिंग कॉरपोरेशंस क्या करते थे, सेरेमिक्स का, मसालों का, सोने का, ये लोग एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट किया करते थे। तो 2 साल बाद एक कंपनी थी, डच इंडिया कंपनी। इसने क्या किया, वहाँ के प्रोमिनेंट बड़े एंटरप्रेनर्स को एक ऑफर दिया। ऑफर ये था कि हम यहाँ से माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाके बेचेंगे, जो प्रॉफिट बनाएंगे हम उसमें आपको शेयर देंगे। इस काम को करने के लिए आप मुझे पैसा दो। तो कई सारे बड़े इन्वेस्टर्स ने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया। जब उन्होंने इन्वेस्ट किया तो थोड़े सालों में कंपनी ने प्रॉफिट बनाया, उनको प्रॉफिट देना शुरू किया। यानी कि कंपनी किसी की आइडिया पे इन्वेस्ट किया, उसके अगेंस्ट में उसने उसको प्रॉफिट में शेयर दी। तो ये क्या हुआ, एक तरह से एक्सचेंज हुआ मनी का और प्रॉफिट का। समझ रहे हो ना? तो शेयर क्या है? शेयर जो हम आज बात करते हैं किसी भी कंपनी का, एक डीमैट वर्जन, इलेक्ट्रॉनिकल वर्जन होता है, जहाँ पे वो आपको एक ऑथेंटिसिटी देता है कि इस कंपनी में आपका भी एक प्रोमिनेंट रोल है या पार्ट है ना? अगर पार्ट है तो वो जो कंपनी पे आपने भरोसा दे के पैसे दिए हैं, उस पैसे के अगेंस्ट में कंपनी आपको रिटर्न में क्या दे रही है, प्रॉफिट दे रही है। ठीक है ना? तो इस तरह से स्टॉक के बदले प्रॉफिट देना स्टॉक मार्केट का शुरुआत हुई। अब स्टॉक मार्केट तब से लेके अब तक इतना इवॉल्व हो गया है कि इसमें कई सारे चेंजेस आए। यहाँ पे अपन अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो पुराना स्टॉक एक्सचेंज है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और वॉल्यूम वाइज अगर बात करें, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं, वो होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है ना? अब ये नाम जो स्टॉक एक्सचेंज, ये एक्सचेंज शब्द का मतलब क्या है? आपने देखा होगा कहीं ना कहीं आप अपने पूरे जीवन काल में ना इन्वेस्टमेंट तो करते आए हैं। कैसे करते आए हैं? सपोज इन्वेस्टमेंट से आप क्या समझते हैं? इन्वेस्टमेंट से आप क्या समझते हैं? इन्वेस्टमेंट में का मतलब होता है कि हम किसी जगह अपना पैसा, समय, एनर्जी, एफर्ट ये डालते हैं। उसके अगेंस्ट में आ जाइए, उसके अगेंस्ट में हमको कुछ रिटर्न में ज़रूरत होती है।
या तो वो प्रॉफिट हो सकता है या काइंड में जो कंसिडरेशन हो सकता है जिसकी हमें ज़रूरत है ना। तो अपन इन्वेस्टमेंट सब कुछ करते हैं, पैसा करते हैं। आज अगर आप मेरे पास आए हो तो आज मेरे साथ आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, ताकि इस टाइम की वैल्यू फॉर मनी आपको बाद में मिले। ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। तो स्टॉक मार्केट में जहाँ एक्सचेंज शब्द जुड़ता है ना, वहाँ मतलब ये होता है कि आप स्टॉक मार्केट में आए, आप शेयर्स दे रहे हो, शेयर्स के बदले में पैसा ले रहे हो। एक तरह की मंडी है वो। आप सब्जी मंडी जाते हो, सब्जी खरीदते हो, कैसे खरीदते हो? पैसे देते हो, सब्जी लेके आते हो। आप सोने बाजार में जाओगे, सोना खरीदोगे, कैसे खरीदोगे? पैसा दोगे, सोना लोगे। तो स्टॉक मार्केट में आप आए हो तो एक्सचेंज में जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हो, डीमैट अकाउंट खोलते हो, तो आप वहाँ पे पैसा लेके जाते हो। वो वहाँ से आप जिस भी कंपनी का शेयर ले रहे हो वो शेयर आपको मिलता है, और उसके अगेंस्ट में आप पैसा पे करते हो। ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैं आपको एक रियलिटी चेक देता हूँ। ये एक डेरिवेटिव्स का डिस्क्लोजर आता है। जो लोग भी डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेड करते हैं, जब भी आप अपना डीमैट अकाउंट खोलोगे तो सेबी सबसे पहले आपको ये डिस्क्लोजर देगा। ये डिस्क्लोजर ये कहता है कि 100 में से 99 लोग जो भी डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग करते हैं वो केवल लॉस ही बनाते हैं, प्रॉफिट नहीं बनाते हैं। आप आंकड़ा देख रहे हो, 100 में से 99, महज एक ही बंदा प्रॉफिट बनाता है। पर प्रैक्टिकली जब अपन इसको परसेंटेज में लेके जाते हैं तो महज ये आता है 90 to 95% लोग लॉस बनाते हैं। रिटेल ट्रेडर में करीब 13.5 करोड़ खाते हैं डीमैट के भारत में, जिसमें से एक्टिवली 3.5 करोड़ ही काम करते हैं। उसमें से भी एक्टिवली 1 करोड़ डेली काम करते हैं, जिसमें से 90-95 लाख लोग केवल लॉस बनाते हैं डेली बेसिस पे। और उसका एक ही कारण है, वो है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में ये सोच के आए हैं कि मैं आज पैसा डालूंगा, रात तक डबल करूंगा, अगले दिन चला जाऊंगा। कोई ऐसी अप्रोच के साथ आया है तो पहले मेरे साथ हाथ खड़ा करके शेयर कर ले अपने थॉट्स, या कोई किसी के मन में ऐसा थॉट आया हो। मैं बहुत फ्रैंकली बात करूंगा, क्योंकि हमारी अप्रोच अगर प्रैक्टिकल रहेगी तो मेरा ये वर्कशॉप करने का मेन मोटिव ये है कि आप यहाँ से सीख के जाओ, पैसे बनाओ। और आप पैसे बनाओगे, आप 4 लोगों को बताओगे कि हमारी अप्रोच सही कैसे हुई। तो कोई भी क्वेरी हो, किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, आप राइटफुली मुझसे पूछना। ठीक है। किसी को भी क्वेश्चन बीच में आता है तो वो अपना क्वेश्चन लिख ले, मैं उसको टाइम दूंगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आज का कंटेंट जो हम लोग बात करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार से है। मास्टरिंग द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। इस पे मैं सबसे ज़्यादा टाइम अपना एम्फोसिस करूंगा, और ये ही आपकी पूरी साइकोलॉजी चेंज कर देगा। जो लॉसेस और प्रॉफिट होते हैं ना, वो एक्चुअल में इधर नहीं होते स्टॉक मार्केट में, वो यहाँ होते हैं। क्योंकि आप कभी भी कोई भी ट्रेड में एंटर करते हो, वो आप एक राइट माइंडसेट के साथ करते हो या रॉन्ग माइंडसेट के साथ करते हो, और वही आपके ट्रेड को सही या गलत बनाने का सबसे पहला जरिया होता है। दूसरा, मैं फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि फाइनेंशियल मार्केट है कितना बड़ा, इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं। तीसरा, इन्वेस्टिंग किस तरह से की जाती है। फिर फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में, ये डेरिवेटिव सेगमेंट्स है। अगर किसी को जल्द समय में पैसा बनाना है तो वो यही तरीका होता है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे हम। फिर टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस कैसे की जाती है वो, और आपका रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग क्या होने वाला है। ये सभी चीज़ें बहुत डिटेल्ड में मैं अपने कोर्स में बताऊंगा, पर आज मैं केवल आपको एक बर्ड आई व्यू दूंगा, यानी केवल ब्रीफ में मैं बताऊंगा कि आप अगर यहाँ आए हो तो यहाँ से अगर कल भी अगर आप ट्रेडिंग करना शुरू करोगे तो आपका अप्रोच चेंज हो जाएगा। ठीक है। एट लास्ट मैं कुछ टेक्निक्स बताऊंगा आपको। ये मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं कोर्स में आगे चल के लॉन्च करने वाला हूँ, जिसकी जानकारी मैं आपको वर्कशॉप के एंड में दूंगा। यहाँ पे करीब 9 से 10 तरीके अलग अलग ढंग से हैं जो प्रॉफिटेबल बनाने में आपको मदद करेंगे। मार्केट के किस समय में कौन सी ट्रेड लेनी है, किस तरह से हम एनालिसिस करते हैं, दिन के किस घंटे में सबसे ज़्यादा वोलाटिलिटी होती है, और मार्केट किस तरह से पैसा बनाया जाता है, दोनों ऑप्शंस में भी, फ्यूचर्स में भी, और स्टॉक की इक्विटी मार्केट में। ठीक है, तो शुरू करें। जो पूरा गेम ट्रेडिंग का बनाया गया है ना, थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ।
स्टॉक मार्केट जब शुरू हुआ ना तो ट्रेडिंग कैसे होती थी, इसी तरह का एक हॉल होता था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कभी आप जाओगे ना तो इतनी बड़ी एक रिंग थी, रिंग में दलाल ऐसे खड़े रहते थे और वो शेयर्स के भाव लगाते थे, और इन्वेस्टर जो आते थे वो आप ही की तरह वहाँ पे जिसको भाव सही लगता था वो वहाँ से उस भाव से शेयर्स उठाता था। सपोज मैंने बोला 100 रुपये में टाइटन बिक रहा है, तो 100 रुपये में कोई इन्वेस्टर रेडी होगा तो बोलेगा 10 टाइटन, 15 टाइटन, ठीक है ना। इस तरह से गेम की शुरुआत हुई भारत में रिंग के जरिए। पर तब से लेके 75 से लेके अगर आज बात कर रहे हो 2023 में, चीज़ें बहुत इवॉल्व हो गई हैं। अब आपके मोबाइल में केवल फ्यू क्लिक्स में आप अपना ट्रेड ले लेते हो। तो यानी कि चीज़ें टेक्नोलॉजी से चीज़ें तो बहुत सिंपल हो गई हैं, पर कॉम्प्लिकेशंस कहाँ क्रिएट हो गए कि पार्टिसिपेंट्स बढ़ने से, मार्केट की साइज बढ़ने से, यहाँ तेज़ी और मंदी जब आती है तो अगर हमारा एनालिसिस गलत हो गया, हमारी एंट्री गलत हो गई, तो हम लॉस में चले जाते हैं। तो जो अपना पूरा का पूरा माइंडसेट का खेल होता है ट्रेडिंग का, कभी भी ट्रेडिंग में आपका कोई फॉर्मूला काम नहीं करता, कोई पैटर्न काम नहीं करता। ये केवल माइंडसेट, जब आपका अप्रोच सही होगा ना तब आपको बिल्कुल चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। इस मार्केट में पैसा बनाना बेहद आसान होता है, पर मुश्किल कहाँ हो जाती है जब आप किसी चीज़ की में स्टक हो जाते हैं, एडमेंट हो जाते हैं अपनी थ्योरीज और उन चीज़ों को लेके, बिल्कुल इस तरह से सोचने लगते हैं कि यार किसी ने हमको कुछ बताया है तो वो बिल्कुल सही है, या हमारा एनालिसिस में हमने जो भी सोचा है वो बिल्कुल सही है। नहीं, आपकी अप्रोच बिल्कुल पानी की तरह होनी चाहिए, एकदम ट्रांसपेरेंट। यानी कि इसमें जगह होनी चाहिए डेली बेसिस पे कुछ नया सीखो, पढ़ो, मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है उसको सबसे पहले समझो और फिर अपना ट्रेड प्लान करो। क्योंकि कई तरीकों में मार्केट की साइकोलॉजी जो है होती है वो इस तरह से होती है कि मैं बहुत जल्दी इसमें पैसा बनाऊंगा और जल्दी से बाहर हो जाऊंगा, मैं बहुत जल्दी यहाँ से करोड़पति बनूंगा। बॉस, ये बिल्कुल बिजनेस की तरह होता है। बिजनेस क्यों कहूँगा, आप जब भी आते हो तो बिजनेस में आप सब कुछ लेके प्लान करके आते हो। आप पैसा लेके अपना सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान करते हो कि मेरी यहाँ शॉप है, फर्नीचर है। फिर आप उसमें स्टॉक खरीदते हो कि इसको मैं बेचूंगा, पैसे बनाऊंगा। फिर आप एक स्ट्रैटेजी प्लान करते हो कि नहीं, मेरी दुकान का नाम ये होगा, मैं इस तरह से अपने स्टॉक को प्रेजेंट करूंगा। आप समझ रहे हो ना, ये सब प्लानिंग आप करते हो फिजिकली। पर जब स्टॉक मार्केट में आते हो ना तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, किसी ने मुझे कुछ बताया या मैं किसी भी शेयर में अपने हिसाब से घुसूंगा और तुरंत पैसा बनेगा, तुरंत निकलेगा। नहीं, ये इतना पेशेंस गेम है आपको। हमारे यहाँ 6.25 घंटे की ट्रेडिंग होती है, मैं 9:15 से 3:30, आगे से भी इसको भी बढ़ाएगी। बस 6.25 घंटे में पेशेंस जो होता है ना, आपको महज 5 मिनट, 1 मिनट या 2 मिनट में ही पैसा इतना मिल जाएगा अगर आपको ये पता हो कि मुझे एंट्री और एग्जिट करनी कहाँ है। क्योंकि इस मार्केट में बहुत अलग अलग तरह के प्लेयर्स मिलेंगे। कोई बताएगा कि आपके पास, मेरे ख्याल से कई बार मार्केटिंग के जरिए बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स भी आते होंगे कि 50,000 रुपये बनाए, 1 लाख रुपए बनाया। बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस भी मिलते होंगे कि नहीं देखो, इस तरह की स्ट्रेटेजी में आप डेली पैसा बना सकते हो। तो बॉस, कोई भी जो होता है ना प्रैक्टिकल मार्केट में, कोई भी अपना एनालिसिस शेयर नहीं करेगा। हम, अगर मेरे आप कोर्स में फर्दर जोड़ते हैं तो मैं लाइव मार्केट में आपको बताऊंगा कि ट्रेड कैसे लेते हैं, कैसे पैसा बनेगा। हमारा ट्रेड अगर गलत जा रहा है तो ये भी बताऊंगा कि हमको उसमें लॉस होगा, या हमारा ट्रेड सही जा रहा है तो ये भी बताऊंगा कैसे टारगेट अचीव होगा। तो पूरा का पूरा आपको सबसे पहले अगर कोई अप्रोच सही रखनी है तो वो अपने माइंड सेट, साइकोलॉजी, एक साइकोलॉजी ऐसी तैयार करो कि मार्केट में आपको पता हो कि मैं हर ट्रेड में कितना पैसा रिस्क पे लेने वाला हूँ, हर ट्रेड में मेरा प्रॉफिट क्या होना चाहिए, हर ट्रेड में मेरा लॉस क्या होना चाहिए। अगर आप ये इमोशनली काम नहीं करोगे, ये अगर आप कंट्रोल कर गए तो बॉस कभी नुकसान नहीं होगा, होगा ही नहीं। ये इस तरह से सोचो, आज मैंने 9:15 बजे, 9:17 पे किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री ली, ठीक, और मुझे लग रहा है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में जो है 1 लाख रुपए डालने वाला हूँ। अब 1 लाख रुपए पे मैं अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से 10,000 रुपये मेरे को लॉस में बियर कर सकता हूँ, और मुझे अगर प्रॉफिट चाहिए तो मेरे को 20,000 रुपये बनाने, ठीक। तो मेरे पास अप्रोच सही है, मैंने 1 लाख रुपए डाले मेरे बिजनेस में, 10,000 रुपये तक का नुकसान मैं उठा सकता हूँ और 20,000 रुपये मुझे बनाने, ठीक है ना। अब इस अप्रोच को लेके मैं अपनी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा कि मुझे कितनी बजे, कितनी क्वांटिटी के साथ उसमें एंट्री लेनी है ताकि मैं 20,000 रुपये बना पाऊँ। चीज़ें अब प्लान होनी शुरू हो रही हैं आपके दिमाग में। अब कभी भी आप स्टॉक को देखोगे, समझोगे, तो कभी भी हड़बड़ाना मत।
ये सबसे बड़ा दिक्कत होती है। ये चार जो आपको दिख रहे हैं ना, ग्रीड, डाउट, फियर और फोमो, ये दो, फोमो और ग्रीड, ये आपके माइंड के साथ खेलते हैं। फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको लगता है कि नहीं, मैंने 110 पे नहीं लिया, 112 पे लूंगा, या 115 पे नहीं लिया, 113 पे लूंगा, या 109 पे लूंगा। नहीं, ये नंबर गेम्स है ना, ये नहीं करना है। आपको लग रहा है ना आपके, जब तक वो आपके रडार पे नहीं आ रही ना, जब तक वो आपकी प्राइस पे नहीं आ रही ना, उस पर ध्यान मत दो। आपको लगता है कि नहीं यार, ये तो नीचे जाता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है, या ये तो ऊपर जाता जा रहा है, मुझे एंट्री ले लेनी चाहिए। नहीं, इस गेम में सबसे पहले यही आपको करना है, इन चीजों पे कंट्रोल करना है। गेम ऐसे प्लान करो कि आपको सटीक पता हो कि मेरे रडार पे आया ना तो ठोक के लूंगा, और जैसे ही आया ना तो मैं जो प्रॉफिट बोल रहा हूँ ना उससे दुगना बनाऊंगा। और अगर मेरे रडार पे नहीं भी आया तो मेरी रिस्क कितनी, 10,000 रुपए की। अगर आपके पास ये चीज, ये अप्रोच सही है ना, तो आप कभी भी आजमा के देख लेना। ट्रेडिंग करियर में अगर आपकी ये अप्रोच है ना, तो आप बहुत लंबा जाने वाले हो और बहुत पैसे बनाने वाले हो। पर आप अगर ये सोचो कि नहीं, 1 लाख रुपए डाले मैंने, और सपोज आपने कोई 100 रुपए की चीज उठाई, वो पहले 90 पे आई, आपने बोला ठीक है 10,000 तो मैं बियर करने वाला था, फिर वो 80 पे आई, चलो मैं 10,000 और कर सकता हूँ, पर वो 80 से सीधी 30 रुपए पे आ गई। फिर फिर आपको जो है ना, मेंटली आप थोड़े से पेशेंस खो दोगे अपना, कि यार ये क्या किया मैंने। और ऐसा आपके साथ, जो अगर नया ट्रेडर है तो उसके साथ ऐसा कभी ना कभी होगा ही होगा। और जो एक्सपीरियंस या ऑलरेडी ट्रेडिंग कर चुके हैं, तो उनके साथ कभी ना कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा। क्योंकि बॉस, ये गेम है ना, ये गेम लॉस का गेम है। अगर आपका लॉस पे पूरी तरह से कंट्रोल है ना, तो फिर आप प्रॉफिट जो बनाओगे ना, वो 1x 2x 10x इस फोल्ड में बनाते हो। पर इसमें आपको बहुत टाइम डिवोट करना पड़ेगा अपनी साइकोलॉजी पे। ग्रीड जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, कि आपको ऐसा लगता है कि मैं इसमें बहुत जल्दी पैसा बनाऊंगा। नहीं, इसमें बड़ा पेशेंस चाहिए होता है। पेशेंस इसलिए बोल रहा हूँ, मार्केट में हमको ना बहुत अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट इन द सेंस, इंडेक्स ट्रेडिंग होती है, निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में सुना होगा आपने। आपको लगता है डेली पता है कि मार्केट इतना बढ़ गया, 100 पॉइंट, 500 पॉइंट, 800 पॉइंट, और देखते हैं उसमें कि लोग बोलते हैं कि यार मैंने ऑप्शंस में 10 रुपए पे लिया और 1,000 पे बेच दिया, 100 रुपए पे लिया 500 पे बेच दिया, है ना। प्रैक्टिकली नहीं होता ऐसा, प्रैक्टिकली बहुत रेयरली होता है ऐसा। मैं वो भी बताऊंगा आपको कि कब 10 रुपए का चीज़ 100 रुपए जाएगी आपकी, कब 5 रुपए की चीज़ 50 रुपए जाएगी आपकी। पर एक जनरल अप्रोच में, जहाँ पे आपको राइट वैल्यू, राइट प्राइस मिलती है ना, वहीं आप पैसा बना सकते हो। तो साइकोलॉजी पे आपको सबसे स्ट्रांगली काम करना है। यानी कि मार्केट की शुरुआत से आपको केवल एक चीज पे फोकस करना है, वो है आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। बाकी चीजें केवल 20% कंट्रीब्यूट करेगी, ये अकेली आपको 80% कंट्रीब्यूट करेगी आपके करियर में। चाहे आप रिटेलर हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, ये आपका 80% योगदान देने वाला है। आपकी अप्रोच सही है, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सही है, आप मार्केट में जो है एक फेयर रिटर्न के साथ आए हैं, और आप डेली बेसिस पे मार्केट में अलग अलग जगह काम कर रहे हैं। सपोज कमोडिटी मार्केट में काम कर रहे हैं, या डेरिवेटिव्स मार्केट में काम कर रहे हैं, या इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में काम कर रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो मॉड्यूल मैंने आपके साथ शेयर किया है ना, वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। और उसमें भी आपको जो कंट्रोल करना है ना, इन चार इमोशंस पे करना है। ग्रीड पे, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाएं इस फैक्टर में। समझ रहे हो ना। मान के चलो आपने 100 रुपए की पोजीशन में एंटर करी और आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, वो 110 पे चला गया। पर आपने सोचा यार नहीं, मेरे को तो और ज़्यादा बनाना है, और थोड़े टाइम में देखा कि दिन ढलते ढलते वो 110 की चीज़ 90 पे चली गई या 85 पे चली गई। यानी जो चीज़ आपको प्रॉफिट दे रही थी, अब वो लॉस दे रही है। ऐसा आपके साथ बहुत बार होगा। तो ग्रीड पे कंट्रोल करना आपको पहले से पता होना चाहिए। मैं जब भी किसी भी ट्रेडिंग या ट्रेड पे मैं अगर एंट्री ले रहा हूं, तो मेरा प्रॉफिट क्या और मेरा लॉस क्या। ठीक है ना। दूसरा फैक्टर बात करेंगे, डाउट। मान के चलो आपको किसी ट्रेड में डाउट हो रहा है, पर आप फिर भी एंट्री ले लेते हो,
या आपका कोई एनालिसिस है जहाँ पे आप डाउटफुल हो, या पोजीशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और आपको उस इन्फॉर्मेशन के लैक के कारण आप ना उस गलत ट्रेड में घुस गए, तो बॉस नुकसान पक्का ही है। कभी भी आप डाउटफुल हो ना, ट्रेड मत लो, लेना ही नहीं है। ये इसलिए पेशेंस का गेम है कि इसमें आपकी स्ट्रैटेजी अगर सटीक है, चीज आपके मॉडल के हिसाब से आपके रडार में है, यानी जो भी आपने प्लान किया हुआ है उस रेंज में है, और आपका जो रिस्क बन रहा है उस रिस्क के कंट्रोल में आ रहा है, तो ही हमको एंट्री लेनी है। तो कभी भी आप डाउट में हो, कभी एंट्री नहीं लेनी है। फियर, घबराहट, ये है ना 90% कारण नहीं, 95% कारण होता है लोगों को स्टॉक मार्केट से एग्जिट कराने का, वो है फियर। और ये फियर पता है कब जनरेट होता है? जब आपकी अप्रोच सही नहीं होती। मैंने आपको शुरू में बोला कि आपने 1 लाख रुपए आपके पास हैं, और आपको उस 1 लाख में आपने पूरा ही 1 लाख रुपए ट्रेड में डाल दिए। सपोज, कहने का मतलब है आज मैंने 1 लाख रुपए से मार्केट में ट्रेडिंग करना शुरू किया। अगर मेरे 1 लाख रुपए खत्म हो जाते हैं तो क्या मैं ट्रेडिंग कर पाऊंगा? नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसे की पहली आवश्यकता है। तो क्या मुझे इस तरह से अप्रोच रखनी चाहिए कि मेरे पास 1 लाख है तो पूरा ही 1 लाख में एक ट्रेड में डाल दूं? नहीं। अगर 1 लाख रुपए मेरे पास है ना, तो मैं महज 30,000 रुपये एक ट्रेड में डाल लूंगा। बाकी का पैसा मैं अपने पास बचा के रखूंगा। वो क्यों बचा के रखूंगा? कि अगर मेरा ट्रेड गलत साबित हुआ तो फिर मैं उसमें से कैसे उभर के आऊंगा, वो भी मुझे प्लान करना है। तो जब मैंने 30,000 रुपये डाले एक ट्रेड में, तो मैं कितना पैसा एक्सपेक्ट करूं? वाजिब क्वेश्चन है। तभी तो हमको पता लगेगा कि हमें अपनी पोजीशन में कितनी देर के लिए रुकना है। क्या हमें पूरे दिन के लिए रुकना है? क्या हमें 5 मिनट के लिए रुकना है? क्या हमें 10 दिन के लिए रुकना है? क्या हमें 20 दिन के लिए रुकना है? या हमें 100 दिन के लिए रुकना है? और ये ड्यूरेशन ही तय करेगा आपको कि आपका ट्रेडिंग बिहेवियर कैसा है। क्या आप इंट्राडे ट्रेडर हो, क्या आप स्कैल्पर हो, या आप स्विंग ट्रेडर हो, या पोजिशनल ट्रेडर हो, या आप इन्वेस्टर हो। ये ड्यूरेशन ही बताता है आपको कि आप किस कैटेगरी के ट्रेडर हो। तो फियर जो होता है ना, वो क्यों जनरेट होता है? क्योंकि अगर आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा डिप्लॉय कर देते हो अपनी कैपिटल को, तो आपको फिर घबराहट होती है। सपोज आपने 1 लाख रुपए डाले। अब 1 लाख रुपए से आप सोच रहे हो कि यार अगर मान के चलो 10,000 रुपये बने, 15,000 रुपये बने, 20,000 रुपये बने, मैं तुरंत बाहर हो जाऊंगा। पर होता क्या है, जैसे ही आपने ट्रेड लिया वो पोजीशन आ भी जाती है, पर जब तक आप उसको काट पाते हो पोजीशन नीचे चली जाएगी। यानी कि अगर आप फास्ट भी नहीं हो और अपनी पोजीशन पे आ गए मार्केट में और प्रॉफिट ना ले पाए, और फिर वो आपकी बेसिक कॉस्ट से नीचे चला गया, तो फिर आपके अंदर जो है ना एक वो होगा दर्द पैदा होगा कि ये मैंने क्या कर लिया। तो कम फियर, इस ये इमोशन ऐसा है कि आपको पहले से ही प्लान करना पड़ेगा कि बाद में इसका एक्सपीरियंस ना करना पड़े। क्योंकि यही तीनों में ये एक ऐसी चीज है, ये कभी भी आ जाएगी आपको। फियर यानी ये घबराहट केवल लॉस में ही नहीं आती, प्रॉफिट में भी आती है। वो ऐसे आएगी कि मान के चलो आज आपने 100 रुपए का प्रॉफिट पोजीशन लिया, वो 200 रुपये हो गया, अरे वाह पैसा डबल हो गया। पर आपने 200 रुपये भी बुक कर लिया और वो छूटते साथ ही 1,000 रुपये पे चला गया। ये होगा आपके साथ। तो घबराहट में आपने अपनी प्रॉफिट बुकिंग जल्दी कर ली। ये घबराहट में आपने अपना लॉस देखते साथ ही, अरे यार इतना लॉस हो गया, तो बुक कर लिया, लॉस हो ही रहा था। आप अपने अपना स्टॉप लॉस होने टिक होने से पहले ही आपने अपना पोजीशन काट ली। तो ये जो है ना, ये बहुत आपको आपके माइंड के साथ खेलेगा। और एट लास्ट फोमो। जी, मैं बताता हूँ, देखो ड्यूरेशन प्लान करते हैं अपन कोई भी ट्रेड लेने की एंट्री से पहले। क्या होता है, मैं जब आपको सिखाऊंगा ना मार्केट में, जब अपन एनालिसिस करते हैं, तो तरीका ऐसा होता है कि एक लंबे पीरियड से शुरू करते हुए एक छोटे पीरियड पे आते हैं अपन। यानी मार्केट में अगर आपने देखा होगा, आगे चल के अपन बात करेंगे जब टेक्निकल एनालिसिस में, तो वहाँ कैंडल स्टिक आएंगी। कैंडल स्टिक्स होते हैं चार्ट्स में। चार्ट जो होता है वो आपको मार्केट के बारे में बताता है कि एक महीने में, या एक हफ्ते में, या एक दिन में, या एक घंटे में, या 15 मिनट में, या 1 मिनट में जो कैंडल बन रही है वो क्या बता रही है आपको। तो आपका एनालिसिस अगर लंबे समय का है
तो आपकी पोजीशन साइजिंग भी वैसी होगी और आपका उसमें होल्डिंग भी उतने ही ड्यूरेशन का होगा। जब अपन उसे घटाते हैं, जब अपन आते हैं एक शॉर्टर टाइम एनालिसिस पे, तब हम तय करते हैं कि यार जैसे 15 मिनट का एनालिसिस इन जनरल इंट्राडे के लिए बहुत सूटेबल होता है। 15 मिनट, 5 मिनट और 3 मिनट और 1 मिनट। तो ये स्कैल्पर जो होते हैं वो 1 मिनट में काम करते हैं। स्कैल्पर्स यानी कि वो लोग जो ट्रेडर्स अपना ट्रेड लेते हैं ना, तो वो कुछ ही सेकंड्स में काट देते हैं। उनकी पोजीशन साइजिंग बड़ी होती है, पर उनका टाइम एक स्टे में रुकने का समय बहुत कम होता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक स्कैल्पर 1 मिनट में 10 ट्रेड ले लेता है। ठीक है, वही इंट्राडे या स्विंग ट्रेडर होता है, वो एक दिन में एक ही ट्रेड लेता है, पर वो अपना रिस्क के हिसाब से लेता है कि अब मैंने एक ट्रेड लिया, मेरे को एक ट्रेड में मान के चलो मैंने 10,000 रुपये डाले, तो मैं उसमें मेरे को अगर 500 रुपये मिल रहे हैं और 200 रुपये का मैं अपना रिस्क लेके आ रहा हूँ, तो मैं उस ट्रेड में से एग्जिट कर जाऊँगा। वो आगे अपन सीखेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड कैसे प्लान करते हैं, पोजीशन साइजिंग कैसे प्लान करते हैं, वो सारी चीज़ें। तो लास्ट में बात कर रहा हूँ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये आपके साथ बड़ा होगा। आपके बीच में से कई सारे लोग होंगे या एडवाइज़र जो आपके साथ एडवाइजरी शेयर करेंगे, वो सब बताएंगे कि देखो आपने ये एंट्री छोड़ दी, ये ट्रेड छोड़ दिया, आप इतना पैसा बना लेते। ऐसा इन सब बातों से आपको कोसों दूर रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि जब आप एनालिसिस खुद कर लोगे, जब आपको पता होगा कि यार मेरे पास अगर मान के चलो कोई ट्रेड छूट गया, तो उस इंस्ट्रूमेंट से हट के आप दूसरी जगह जाओ। बैंक निफ्टी में नहीं मिला तो स्टॉक में मिलेगा, स्टॉक में नहीं मिला तो निफ्टी में मिलेगा, निफ्टी में नहीं मिला तो फला दूसरी चीज में मिलेगा। इसमें 5,000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, 200 से ज़्यादा स्टॉक ट्रेड होते हैं फ्यूचर्स और डेरिवेटिव्स में, और 7 से ज़्यादा इंडेक्स हो गए अब जो ट्रेडेबल इंडेक्स हो गए। समझ रहे हो ना? यानी ट्रेडिंग की कोई कमी नहीं है, ट्रेड्स की भी कोई कमी नहीं है। एक जगह से छूट गया तो आपको दूसरी जगह मिलना तय है अब तो खाली आपको राइट अप्रोच रखना है। ये चारों चीज़ों पे आपने अपना कंट्रोल कर लिया ना बॉस, 95% आप अपने गेम में जीतोगे ही जीतोगे। आपको कोई लॉस करने से बचाए ही, मतलब लॉस प्रॉफिट करने से कोई आपको रोक नहीं पाएगा, और लॉस आपके कंट्रोल में होगा। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी मैंने इसलिए इस टॉपिक को सबसे पहले, जनरली लोग इस टॉपिक को सबसे एंड में लेते हैं। अगर आप पहली बार किसी एंटरप्रेन्योर या ट्रेडर से इस तरह की कोचिंग ले रहे हैं ना, ये सबसे एंड में जाता है या बीच में आएगा, कोई भी इसको सबसे पहले नहीं लेता। पर सबसे पहले लेने का कारण ही यही है कि ये जो है ना आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपको सबसे ज़्यादा मदद करने वाला है। अब आते हैं फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। तो दोस्त, फाइनेंशियल मार्केट कितना बड़ा है, किसी को कोई आइडिया या कोई भी जानकारी रखता हो, या यहाँ पे जो भी फाइनेंस से रिलेटेड हो, कोई भी शेयर करना चाहे? साहिल, बताओ। और कोई दोस्त? फाइनेंशियल मार्केट में ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मनी मार्केट जो साहिल बात कर रहा है, जनरली इसको बॉन्ड मार्केट बोलते हैं। यहाँ पे ट्रेजरी बिल्स आते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती हैं, बॉन्ड्स आते हैं। ये मार्केट इंडियन स्टॉक मार्केट से 10 गुना ज़्यादा बड़ा है। मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट अगर 50,000 करोड़ का डेली टर्नओवर रखता है, तो वो 5 लाख करोड़ का डेली टर्नओवर रखता है। समझ रहे हैं? उसके बाद आते हैं स्टॉक मार्केट, फिर आता है बॉन्ड मार्केट। ये जनरली मनी मार्केट और बॉन्ड मार्केट, इसमें ट्रेजरी बिल्स भी आ जाते हैं, पर इसमें सोल बॉन्ड्स अकेले आते हैं। अब बॉन्ड्स अलग अलग कंपनीज के भी होते हैं, बैंक्स के होते हैं, गवर्नमेंट संस्थाओं के होते हैं। डेरिवेटिव मार्केट स्टॉक मार्केट का ही एक हिस्सा है। यानी कि इक्विटी मार्केट जो होता है ना, मैं आपको बेसिकली सबको एक ब्रीफ तरीके से बता देता हूँ। स्टॉक मार्केट में जो आप कैश दे के स्टॉक खरीदोगे उसको कैश मार्केट कहा जाता है। यानी कि आप अपने डीमैट खाते में कुछ पैसे रखे रहोगे, लाख रुपए आपके पास हैं, तो आपने लाख रुपए के शेयर ले लिए, सामने आपने कंपनी को पैसा दे दिए, कंपनी ने आपको शेयर दे दी। ठीक है ना? ये बेसिक ट्रेडिंग हो गई जिसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट। ठीक। मनी मार्केट में ट्रेजरी बिल्स आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं, सिक्योरिटीज आती हैं। इन सब में अगर आप पैसा डालोगे तो वो मनी मार्केट के जरिए होगा। इनकी सबके अलग अलग तरीके होते हैं अप्रोच करने के। हम यहाँ बेसिकली बात करेंगे खाली स्टॉक, डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स और कमोडिटी मार्केट की। ठीक है?
बॉन्ड मार्केट यानी कि गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हो गई, प्राइवेट कंपनीज के बॉन्ड्स हो गए, ये सब चीज़ें अगर आपको लेनी है, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये कि जैसे आप एफडी कराते हैं, ऐसे ही बॉन्ड्स में आपको रिटर्न मिलता है। 8% का 10 साल का बॉन्ड आएगा, 30 साल का बॉन्ड आएगा, समझ रहे हैं? ऐसी कंपनी अलग अलग रेट पे अपने बॉन्ड्स को जारी करती है, जिनके टेन्योर अलग अलग होते हैं। ठीक। डेरिवेटिव मार्केट यानी कि वायदा व्यापार, यहाँ पे आपको फ्यूचर्स और ऑप्शंस, ये दो कैटेगरीज मिलती हैं काम करने की। ठीक है ना? फ्यूचर्स यानी कि वो होता है कि एक किसी भी शेयर या इंडेक्स जिसको आज आप ट्रेड कर रहे हो, वो भविष्य में, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं महीने, 2 महीने, 3 महीने तक खुले होते हैं स्टॉक मार्केट में, और फॉरेक्स में यही कॉन्ट्रैक्ट 12 महीने तक खुले होते हैं। ठीक है ना? तो आप बोलोगे सर ये एक एक 2 2 3 3 महीने तक एक ही कॉन्ट्रैक्ट क्यों खुला हुआ है? तो फ्यूचर्स और ऑप्शंस यानी डेरिवेटिव मार्केट की शुरुआत इसलिए की गई ताकि हम हेज कर सकें। हेज यानी कि मार्केट में कई तरह के चेंजेस होते रहते हैं, सरकार बदलती है, सरकार कोई नई पॉलिसीज लेके आती है, या कोई नया बिजनेस लेके आता है, या टेक्नोलॉजीज में एडवांसमेंट होती है। इन सब से क्या होता है, अपने डे टू डे बिहेवियर में या डे टू डे अर्निंग में चेंजेस होते हैं। ठीक है ना? तो जो लोग बड़े कैपिटल के साथ आए हैं, जो कंपनियां बड़े कैपिटल के साथ आई हैं, वो अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए कि लॉस को या प्रॉफिट्स को एक तरह से कंट्रोल करके चल सकें, तब हेजिंग का कॉन्सेप्ट आया, है ना? और उस हेजिंग के कॉन्सेप्ट के कारण फ्यूचर्स और ऑप्शंस आए। तो बेसिकली डेरिवेटिव्स मार्केट में फ्यूचर और ऑप्शंस जो होते थे ना, वो हेजिंग को करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। पर अब ये रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, इनसे पैसे बनाता है। ठीक है। फिर आता है फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट यानी कि आपकी जो बेसिक करेंसी होती है, जैसे कि अपने यहाँ इंडिया में 4 करेंसी में ट्रेड होता है, यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर और जीबीपी आईएनआर, यानी कि पाउंड में, डॉलर्स में, जापानीज येन में और यूरो में। ठीक। फिर आता है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटीज यानी कि आपका सोना, चांदी, नेचुरल गैस, ऑयल हो गया। उसके बाद आपकी जो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं वो हो गए। ठीक है ना? ये सारी चीज़ें कमोडिटीज मार्केट में आती हैं। ठीक है। ये मार्केट के अलग अलग तरीके की वो हो गई, सिक्योरिटीज, डिपॉजिटरी बिल्स, ये एक्चुअल में इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट में आपके काम आने वाले हैं। ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि ये अगर अपन आज करते हैं तो आज एंड तक पहुंचते पहुंचते जिस पर्पस के लिए आप इन वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हो वो फुलफिल नहीं होगा। ठीक है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। फ्यूचर्स क्या होता है मैं बताता हूँ। बेसिकली सपोज आज आपने इस बोर्ड कमाने बनाने वाली कंपनी का शेयर लिया। ठीक है। कैश मार्केट में ये बोर्ड बनाने वाली कंपनी का शेयर 100 रुपए में लिस्टेड है। ठीक। अब फ्यूचर्स का मतलब क्या हुआ? फ्यूचर्स में मान के चलो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है 3 महीने के लिए खुला हुआ है। एक कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर होता है? इन जनरल मार्केट में जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते हैं, यानी जिस भी शेयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी एक अवधि होती है। एक महीने में 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं। मंडे से फ्राइडे आप ट्रेड करते हो, हर ट्रेडिंग डे का एक अपना महत्व है। तो जो थर्सडे होता है बेसिकली इंडियन मार्केट में, उसमें एक्सपायरीज होती हैं, यानी कि हर हफ्ते के थर्सडे को या हर महीने के थर्सडे को मार्केट अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को ख़त्म कर देता है। ठीक है ना? तो कैश मार्केट में मान के चलो इस कंपनी जो बोर्ड बना रही है उसका शेयर 100 रुपये में लिस्ट हुआ, तो फ्यूचर्स क्या करेगा आपको? फ्यूचर्स में यही लिस्ट में आपको जब भी आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करते हो तो उसमें आप इस शेयर में जब एंट्री लोगे ना तो आपको शेयर डीमेट में नहीं आएगा, ये केवल स्टैंड करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने स्टॉक मार्केट में जाके, कैश मार्केट में जाके अगर इस कंपनी के शेयर खरीदे होते, आपने 100 रुपये डाले होते, तो एक शेयर ये आपके खाते में बताता। ठीक है। फ्यूचर्स में ऐसा कुछ नहीं होगा। फ्यूचर्स में ऐसा होगा कि आपने 100 रुपये में मान के चलो कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लिया है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया ना, तो वो 100 रुपये वहीं की वहीं स्टैब्लिश्ड होगा। हाँ, अब आपको ये होगा कि या तो ये बढ़ेगा या ये घटेगा। ठीक है ना? बस यही दो पोजीशंस में आएंगे। आपके पास फिजिकली कोई शेयर का आदान प्रदान नहीं होगा। तो कैश मार्केट से फ्यूचर्स में ये डिफरेंस आता।
अब लोग, आप बोलोगे सर लोग बाग कैश में तो किसी को शेयर मिल रहा है तो वो फ्यूचर्स में क्यों काम कर रहे हैं, कैश में क्यों काम नहीं कर रहा है? तो दोस्त क्या होता है कि हर मार्केट में जिनके पास कैपिटल बड़ी बड़ी होती है या जिस भी सेगमेंट में वो काम कर रहे होते हैं, उस सेगमेंट में उनको ज़रूरी नहीं कि वो उसकी डिलीवरी ले ही लें। वो क्या करते हैं, सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। सपोज उनको पता है कि आने वाले 10 दिनों में भारत में सूखा होने वाला है, या मान के चलो गवर्नमेंट को एक नई पॉलिसी लेके आने वाली है, तो जाहिर सी बात है जब वो पॉलिसी आ जाएगी तो कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ना मार्केट में। तब वो जितना अपना स्टॉक होल्ड करके बैठे हैं वो एक बार में नहीं बिकेगा मार्केट में। क्योंकि मार्केट में है क्या, मार्केट मार्केट में दो लोग तो हैं, बायर और सेलर। अगर आप कुछ खरीद रहे हो, मैं कुछ बेच रहा हूँ, तो ही तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। सपोज मैं गायब हो गया और आपके पास आपकी चीज है, तो क्या आप उसको बेच पाओगे? नहीं बेच पाओगे। इसलिए एक फ्यूचर्स की शुरुआत हुई। यहाँ पे जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड करेगा ना तो वो राइट ऑफ होगा ही होगा। इसलिए उसकी एक अवधि है, यानी कि वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट अगर 1 महीने के लिए लास्ट कर रहा है तो जो अगर आपने नहीं भी काटा तो भी वो 26वें दिन कट जाएगा ऑटोमेटिकली। और अगर आपने मार्केट में नहीं बेचा और कंपनी ने वहां से बेचा तो कंपनी आपको पेनल्टी लगाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि फ्यूचर्स में एंट्री से लेने पहले आप सोच लें कि किस अवधि की, आप किस कॉन्ट्रैक्ट में आप एंट्री ले रहे हैं। स्टॉक मार्केट की तरह ही रहता है, पर आपके पास कोई भी फिजिकल सेटलमेंट नहीं आता, डिलीवरी नहीं आती। केवल और केवल आप क्या होता है, एक स्टैंड कर जाते हो पर्टिकुलर टेन्योर के लिए। इस बीच में अगर आपने प्रॉफिट बनाया तो ठीक, नहीं तो लॉस बनाया तो ठीक, ये होगा। हाँ, वो देखेगा आप। ठीक है, क्लियर लगती है। हम्म। क्या होता है, डिपेंड करता है वॉल्यूम, साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। हाँ, अगर ऑप्शंस है तो क्या हो, मैं बता देता हूँ। अगर मान के चलो आप प्रॉफिट में हो तो वो एक पेनलाइज चार्जेस करके प्रॉफिट आपके खाते में डाल देंगे। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड रह गया। कहने का मतलब ये है कि मान के चलो अगर आप उस अवधि में कॉन्ट्रैक्ट को नहीं काटोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड रह जाएगा, वो आप ही के पास है, वो खड़ा रह गया। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी में अगर मान के चलो वो कॉन्ट्रैक्ट सेटल नहीं हुआ तो उसका पैसा ही नहीं मिलेगा, वो उल्टा लॉस में तब्दील हो गया। हाँ, तो ये ज़रूरी है हमेशा कि आप फ्यूचर या ऑप्शन में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जब एंटर करते हो ना, तो उस किस साइकिल में आप एंट्री ले रहे हो वो बहुत ज़रूरी है। जैसे इंडेक्स में अब वीकली ट्रेडिंग होने लगी, यानी वीकली एक्सपायरीज होती हैं। मंडे को कोई और इंडेक्स एक्सपायर करता है, ट्यूसडे को कुछ और करता है, वेनेसडे को कुछ और करता है, थर्सडे को कुछ और करता है, फ्राइडे को कुछ और करता है, यानी डेली बेसिस पे आपको एक्सपायरी मिल रही है अब। और पहले यही काम जो होता था ना, 1 महीने में एक बार होता था, फिर ये एक हफ्ते में 2 बार होने लगा, अब ये हर हफ्ते में हर दिन होता है। ठीक है ना? तो यार दोस्त, अब मैं बताऊंगा आपको कि इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। पहले के लोग इन्वेस्टमेंट करते थे, या आप लोगों ने कभी अपने शेयर में किसी ने इन्वेस्ट किया है तो किस अप्रोच से किया है? थोड़ा कुछ आप मुझे बताएंगे? बताएं। हम्म। वो 10,000 क्यों डाले आपने? तो पेनी स्टॉक देख के डाल दिया आपने कि कभी ना कभी तो बढ़ेगा, बस यही लॉजिक था? कोई और ने कभी कोई इन्वेस्टमेंट किया है? मतलब आप ट्रेड करते हैं? इन्वेस्टमेंट तो मतलब एक अपन थोड़ी अवधि के लिए रुकते हैं, हाँ, ताकि पैसा बनाए या जो भी अपनी राइट अप्रोच हो। तो जो इंट्राडे के लिए कर रहे हैं तो आप तो इंट्राडे ट्रेडर हो गए हैं। मैं बता रहा हूँ इन्वेस्टमेंट यानी कि आप जब किसी शेयर में पैसा डालते हैं या किसी बिजनेस में पैसा डालते हैं, देखो, इन्वेस्टमेंट में पैसा डाल रहे हो ना, तो उसको ट्रेडिंग मत समझना। वो ऐसे समझना कि आप उस पैसे को उधार दे रहे हो किसी को। और इन्वेस्टमेंट एक तरह का बिजनेस ही होता है। अगर आपको बिजनेस की नॉलेज अच्छी है तो आप प्रॉफिट बनाओगे, और नहीं है तो आप लॉस बनाओगे। दो ही साइड होती है कॉइन की। ऐसे इस गेम के भी दो ही साइड होने वाले हैं, ड्रॉ का कोई वो नहीं है। तो अपन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यानी अपन पैसा दे रहे हैं किसी को, तो हम यही अप्रोच के साथ तो देंगे कि यार हमें पैसा हमारा रिटर्न मिले, उसके ऊपर हमें हमें को कुछ प्रॉफिट भी मिले। तो वो बातें हमारे दिमाग में आनी ज़रूरी होती है कि यार कौन सी प्राइस सही है।
कौन सा मापदंड सही है इन्वेस्टमेंट का। तो ये आपको मॉडल दिख रहा है कुछ यहाँ पे, ये आप लोग हो जो कैपिटल लेके बैठे हो, ठीक है ना। ये कैपिटल आपने उस बिजनेस को सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपका पैसा जो है वो रोटेट होगा, वहाँ से पैसा निकलेगा और प्रॉफिट जनरेट होंगे, ठीक है ना। अब आता है वैल्यूएशन का तरीका कि किस इन्वेस्टमेंट में डालें अपन, किस बिजनेस में डालें अपन। तो दोस्त सबसे आसान तरीका होता है डे टू डे बेसिस पे आप अपनी लाइफ में जिन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, समझ लेना वो कंपनी ग्रो कर रही है। कोई एग्जांपल समझा मेरा ये कहने का तरीका? जैसे जैसे क्रीम मान लो, ठीक है। जैसे बाइक मान लो, जैसे पेन मान लो, जैसे मोबाइल मान लो, व्हीकल्स मान लो। यानी जो चीज़ आप देख रहे हो, जो चीज़ आपके डेली यूसेस में आ रही हैं, जो चीज़ पॉपुलर है, जिनकी डिमांड कभी भी शॉर्टेज में नहीं जाने वाली, तो वो आपको नहीं लगता कि वो बिजनेस हमेशा ही फलने फूलने वाला है? आगे चल के आपको नहीं लगता कि यार यहाँ मैं पैसा आज डाल रहा हूँ, भले ही थोड़े टाइम के लिए मेरा पैसा नीचे जाएगा पर ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो ऊपर ही जाएगा। समझ रहे हो? तो बिजनेस का बेसिक रूल, इन्वेस्टमेंट का बेसिक रूल ही यही है। पर अपन यहाँ बात कर रहे हैं कि यार इन्वेस्ट अगर अपन कोई चीज कर रहे हैं, अगर मैं उसमें 10 रुपए डाल रहा हूँ तो मैं उसमें 20 रुपए ना बनाऊं, मैं उसमें 100 रुपए बनाऊं। आपको पता है क्या ये तरीका? हमेशा इन्वेस्टमेंट इसी तरीके से होती है। लोग आज पैसा केवल उतने ही टेन्योर के लिए डालते हैं जितने टेन्योर में वो पैसा अपना ज्यादा से ज्यादा बना सकें। समझ रहे हैं ना? और वो जो पैसा इतना बनाने वाले हैं ना, वो ये हैं सारे फैक्टर्स: कॉस्ट चेंजेस, टेक एडवांसमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर, गवर्नमेंट रेगुलेशन, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। ये चारों नीचे के तो टेक्निकल चीजें हो गई, पर ये ऊपर के चारों है ना, ये आपको बड़े ही ढंग से समझ के डालना पड़ेंगे। मान के चलो किसी प्रोडक्ट की वैल्यू आज अपन देख रहे हैं, सपोज एक शैम्पू के बारे में अपन बात कर रहे हैं। अगर आप पुराने देखेंगे ना तो शैम्पू में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस आते थे पहले, जैसे कि हेड एंड शोल्डर्स शुरू ही होगा आपने, क्लिनिक प्लस, सनसिल्क, ठीक है। अब नए प्लेयर्स के आने से ना इसमें इतना डोमिनेंस आ गया है कि अलग अलग लोग अब चीज़ें है ना आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हैं। यानी अगर आपको हेयर फॉल की समस्या है तो उसका शैम्पू अलग आएगा, अगर आपको शाइनी हेयर चाहिए तो उसका शैम्पू अलग जाएगा, अगर आपको हेयर ग्रो करने हैं, बड़े करने हैं, तो उसका शैम्पू अलग आएगा, अगर आपको मान के चलो कोई और स्कैल्प की प्रॉब्लम है तो उसका चीज़ अलग आएगी। यानी ये क्या है? एडवांसमेंट्स हैं आपको। ये क्या है? उसकी कॉस्ट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये चीज़ें हैं। आप समझ रहे हैं ना? इन चीज़ों को देख के ही आप प्लान करते हो। सपोज गवर्नमेंट एक अभी, जैसे सबसे अगर मैं बात करूं लाइव एग्जांपल, तो सरकार हमारी जो है ई व्हीकल को लेके बड़ी ही पॉजिटिव है। और वो उस ई व्हीकल को लेके ना बड़े सारे चेंजेस लेके आ रही है अपनी पॉलिसीज में भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुछ सालों में उस ई व्हीकल को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, है ना। यानी आपको लग रहा है कि यार आने वाले टाइम में जो है क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट बन के तैयार होता है तो वो बिकेगा ही बिकेगा। तो ऐसा बिजनेस जो है मेरे लिए फ्रूटफुल बिजनेस है, तो क्यों ना उसी बिजनेस में पैसा डाला जाए। समझ रहे हो आप? उसमें किस तरह की टेक्नोलॉजी आएगी, उसमें कंज्यूमर का क्या बिहेवियर होगा, उसमें किस तरह की कॉस्टिंग आएगी, ये सब चीजें आपको जो है ना एक दायरा बताती है कि आपको किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का जो तरीका पहले होता था ना, अरे डाल दे लगा दे, आज नहीं तो कल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नहीं बॉस, बढ़ेगा तो कितना मेरे को पता होना चाहिए। पैसा मेरा स्टेक पे है, तो मैं तो उतना ही पैसा डालूं ना। मेरे को मान के चलो अगर 100 रुपये डालने तो मेरे को तो 500 ही चाहिए, मैं उसी बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा। नहीं तो अगर मान के चलो 100 रुपये के दे के 110 रुपये बनाने वो तो मैं ट्रेडिंग से ही बना लूंगा। अप्रोच आप समझ रहे हो ना? हर एक चीज का एक रिटर्न रेशियो अपना अपनी माइंडसेट में होना चाहिए। अगर मेरे को 100 रुपये दे के 1 रुपये बनाना है तो मैं उस ट्रेड के लिए कितना मुझे स्टैंड करना है वो समझ में आना चाहिए। अगर मेरे को 100 रुपये दे के 500 रुपये बनाना है तो मुझे समझ में आना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट में ये फैक्टर्स ही काम करेंगे आपके लिए। और जब आप इन तीनों चीजों को यहां तक समझ जाओगे ना, ये तब फिर बारी आएगी यहाँ पे टेक्निकल की।
टेक्निकल कब देखना है आपको कि नहीं, जब मान के चलो उस कंपनी, आपने ये सब चीज़ें देखने के बाद सपोज आप एक शेयर के उस पर शॉर्टलिस्ट किया कि नहीं यार मैं तो है ना टाटा का इस कंपनी में वो डालूंगा, पैसा डालूंगा, तब आप देखो कि भाई टाटा ने, अगर ये सब चीज़ें आपको क्या ऑलरेडी गूगल करोगे ना सब मिल जाएगा आपको। आपने बोला कि यार मुझे उस कंपनी का आरओई देखना है, तो सपोज आपने टाटा मोटर्स बोला और आपने चेक किया कि उस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, तो वो ये बता देगा उसका पी रेशियो क्या है, उसका ये प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ क्या है, और उसमें डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है। अब ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये आपको बताएंगे। डेट टू इक्विटी मतलब होता है कि सपोज कंपनी ने 1 लाख रुपए रेज किया और उस 1 लाख रुपए में से कंपनी ने 50 लाख का लोन लिया, तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो हो गया 1:2 का। 50 लाख रुपए डेट के और 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए डेट के और 1 लाख रुपए उसकी इक्विटी के। तो ये सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये जब कितना होगा तो उस कंपनी का एनालिसिस सही है, ये फिगर क्या होनी चाहिए, ये फिगर क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ इन सबके एक स्टैंडर्ड सेट है। और अगर आप ये गूगल भी करोगे ना तो आपको पता लग जाएंगे। पर इंपॉर्टेंट क्या है, ये सब चीज़ें, यही सब चीज़ें आपको डिसाइड करने के लिए मौका देंगी कि मुझे कितना पैसा किस भी बिजनेस में डालना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, मैं अपना उस बिजनेस में मुझे क्या प्रोजेक्ट कर रहा हूँ रिटर्न को, और मुझे उसमें कितनी देर तक के लिए रुकना है। हो सकता है कि ये 1 साल में हो सकता है 5 साल में हो। पर अब साइकिल ऐसी हो गई, पहले क्या होता था कि इन्वेस्टमेंट का सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं बताऊं, 87 88 में जब हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, तब सबसे पहले जो सबसे बड़ा सेक्टर बूम किया वो किया टेक्नोलॉजी का सेक्टर। उस वक्त में अगर आपने सुना होगा, इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई, समझ रही हो, टीसीएस हो गई, ये तो भी बहुत लेटर आए। पर विप्रो में अगर आपने 88 में 10,000 रुपये डाले होते तो बताओ 2016 में आपका पैसा कितना होता, किसी को कोई अंदाज? कितना? 10,000 के 2-3 करोड़। कोई और? विप्रो में अगर आपने 87 में उसके आईपीओ में पैसे डाले होते तो 2016 में आपके पास होते 750 करोड़। 10,000 रुपये के 750 करोड़। कितनी बार वो शेयर पता नहीं ऊपर गया होगा, कितने उसमें स्प्लिट आए हैं कितनी बार, मतलब ये बता रहा हूँ मैं आपको, फॉर्च्यून, ग्रोथ, वेल्थ इन्वेस्टमेंट में कैसे बनी। 10,000 के 750 करोड़ कोई नहीं देता। और ऐसा 2016 की फिगर है, 2022-23 में तो बहुत ही ज्यादा है। शेयर प्राइस डाउन हुआ है, कंपनी की ग्रोथ डाउन नहीं हुई। शेयर प्राइस को कंपनी की ग्रोथ से मत आको, मैं बताता हूँ उसका रीज़न, मैं बताता हूँ। कंपनी जब बढ़ती है ना, देखो कंपनी की शेयर वैल्यू कैसे बढ़ेगी, कंपनी ने आज कोई काम शुरू किया, उस काम ने उसने मुनाफा बनाया, ठीक है, सारे खर्चे काट के सब एक्सपेंस करके भी उसके पास सरप्लस बच गया, वो पैसा कंपनी ने रिकैपिटलाइज करिए, उससे कंपनी वो और प्रॉफिटेबल बनी। अब जब कोई संस्था आगे बढ़ती है तो उसकी जो कॉस्टिंग होती है ना एक लिमिट तक आगे बढ़ती है, पर प्रॉफिट तो अनलिमिटेड आगे बढ़ सकता है, वो उसके काम के दायरे पे निर्भर करता है। तो जितना दायरा बढ़ाती जाएगी प्रॉफिटेबल उतनी बनती जाएगी, समझ रहे हैं आप? इन कंपनियों ने इतने फॉर्च्यून्स ऐसे बनाए क्योंकि तब इंडियन मार्केट में यहाँ पे इंजीनियरिंग जो थी ना, जो टेक एडवांसमेंट थी ना, भारत वो था, मतलब उसमें एक तरह से मान के चलो कि सोने की खदान थी, क्योंकि इतने सारे लोग इंजीनियरिंग में इतने आगे बढ़ गए। और भारत एक ऐसी कंपनी थी जो बहुत कम पैसों में बहुत अच्छा काम करके, मतलब वर्ल्ड स्केल का जो वो होते हैं ना फैक्टर्स, उस पे काम करके वो डिलीवर कर रही थी। तो आज ये कंपनीज देखोगे ना आप, भारत का अगर अपना स्टार्टअप का इकोसिस्टम देखोगे ना, केवल 10 या 12 कंपनी ऐसी होंगी जो 90% स्टार्टअप्स को कंट्रोल करके बैठी हुई हैं। तो इन्वेस्टमेंट भी आपको इसी तरीके से देखना पड़ेगा। अब चूंकि साइकिल ऐसी हो गई कि हम 87 से 2023 की बात कर रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 38-37 ईयर्स हो गए। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप 5 साल में अपना रिटर्न प्रोजेक्ट ऐसे करो, क्योंकि अब जो साइकिल बदलती है ना हर 5 साल में बदल जाती है। अगर आप देखोगे ना कोई भी स्टॉक हुआ,
वो हर 5 साल में अपने आप को वो रिवाइज कर देगा। ठीक है ना। 2014 में देखोगे ना, तब निफ्टी जो था वो था कुछ आई थिंक 12,000 रुपये पे। ठीक है ना। और सेंसेक्स था वो 22,000 पे था। ठीक उसके 5 साल बाद सेंसेक्स जो था ना वो बढ़ गया 22 से 44,000 पे आ गया, और निफ्टी जो है वो सेंसेक्स की पोजीशन पे आ गई। आज सेंसेक्स जो है 72,000 पे, और निफ्टी जो है 18-19 हजार पे है। समझ रहे हो ना। तो हर 5 साल, अब ये बोलो कि यार ये 5 का फिगर कैसे आया, तो बॉस अपने यहाँ जो पॉलिटिकल टर्म साइकिल होती है 5 की है। 5 में इलेक्शन हो जाएंगे, 5 में कुछ गवर्नमेंट कुछ नए चेंजेस आएंगे, अगर नहीं आया वही गवर्नमेंट स्टेबिलिटी पे रही तो फिर वो आगे बढ़ेगा। तो मार्केट इस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करके चलता है। समझ गए आप। तो इन्वेस्टमेंट में कोई डाउट। हाँ, चलें आगे बढ़े। अब आ जाते हैं अपन फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। फ्यूचर्स ट्रेडिंग के फंडामेंटल क्या होता है। कैश में, कैश में तो आप जितने टाइम तक करना चाहो कर सकते हैं। कैश में मैं बताऊं, आप बाइंग करोगे ना, तो देखो कैश मार्केट में आपके पास माल ही उतना आएगा जितने आपके पास मार्जिन है। अगर मान के चलो आपके पास 100 रुपए हैं तो 100 रुपए तक के शेयर आप ले सकते हो, और बाय करके बैठोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके डीमेट में चला जाएगा 3 दिन बाद। पर अगर सेल करके बैठे हो तो वो केवल आपको इंट्राडे पे ही लास्ट करेगा। यानी ऑटोमेटिकली कैश मार्केट का सौदा अगर आपने पहले सेल किया हुआ है तो 3:15 बजे कट जाएगा। है ना। बाय तो आप होल्ड कर सकते हो। हाँ हाँ। वो अगर आप 2 दिन में अगर उस सेल को बेचे होगे ना तो वो आपके डीमेट में आएगा ही नहीं। आपको पता है कि मार्केट में ट्रेडिंग साइकिल कितनी की होती है। जो कैश मार्केट होता है वो ट्रेडिंग साइकिल होती है T+2, यानी ट्रेडिंग वाला डे प्लस 2 दिन और। ठीक है। डेरिवेटिव में साइकिल होती है T+1, ट्रेडिंग वाला डे प्लस नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ये वन में जो होता है ना, मतलब फॉलोइंग डे में पैसा आता है आपके खाते में, और T+2 में 2 दिन बाद आता है। म्यूचुअल फंड में यही होती है T+3। ठीक है ना। और फॉरेक्स में ये केवल ट्रेडिंग डे की होती है, एक दिन की साइकिल होती है ना। इंटरनेशनल मार्केट में तो सेम पॉइंट पे आ जाता है पैसा। आपने ट्रेड लिया, प्रॉफिट बुक किया तो प्रॉफिट अभी, और लॉस बुक किया तो लॉस अभी कट जाएगा, और तुरंत इंस्टेंटली आप विड्रॉ कर सकते हो। समझ गए। तो अपन फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं, मैंने फ्यूचर्स के बारे में आपको बेसिक बताया था कि यार ये इसमें अपने को जो है डिलीवरी सेटलमेंट नहीं होता है। यहाँ पे पोजीशन अपनी स्टैंड करती है, और ये पोजीशन जो है पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक लास्ट करती है। ठीक है ना। फ्यूचर का बेसिकली महत्व ये है कि ये हेजिंग के लिए काम में आता है। यानी सपोज करो आपको पता है कि मार्केट में आज कोई चीज़ 100 रुपये की है। ठीक। और वो 100 रुपये की चीज़ आगे चल के 500 रुपये होने वाली है, क्योंकि मार्केट में कुछ बड़ा नया चेंज आने वाला है उस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके। ठीक है ना। वही चीज आपने देखा यार कि मेरे को ये चीज है ना डिलीवरी पे नहीं बाय करनी, पर मुझे इसमें प्रॉफिट बनाना है। तो आपने देखा फ्यूचर में इसका भाव चेक किया, जो 100 रुपए की चीज है वो 105 में मिल रही है। आप देखोगे तो फ्यूचर्स की साइकिल जो है ना हर महीने बदलती है। यानी हर मंथ के लास्ट वीक का जो थर्सडे होता है ना उसमें सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल होते हैं। तो आप देखना सेम मंथ में फ्राइडे में आपको जो है ना फ्यूचर्स और कैश प्राइसेस में एक बेसिक डिफरेंस दिखेगा प्राइस का। देखो मैं आपको लाइव बताता हूँ उसका। अगर आप अपने मोबाइल में कोई चलाता है क्या, एप्लीकेशन चलाता है कोई भी HDFC, कोई अगर जिसके पास भी डीमैट हो वो खोले डीमैट अपना। खोल लिया। अब डीमैट में दो चीज़ें ऐड करें। टाटा मोटर्स का शेयर ले। लिया। 816 के भाव में है। और टाटा मोटर्स का फ्यूचर्स ले, जनवरी का। लिया। 818 रुपये 25 पैसे। जिसने नहीं लिया हो यहाँ पे देख ले। 816 रुपये पे कैश दिख रहा है ऊपर, और उसके नीचे जनवरी फ्यूचर 818 रुपये दिख रहा है। आप पास ऑन कर लो लोगों को जिसको देखना हो।
टाटा मोटर्स में तो बेसिकली एक एग्जांपल बता रहा हूँ, है ना। 824 आ रहा है आपके में, कौन से में ऐप में है? 800। अच्छा, ट्रेडिंग व्यू में देख रहे हैं क्या? मैं आपको मेरे मोबाइल में देख लो, कैश मार्केट में जीरो द ब्रोकर से आपको कैश और फ्यूचर दोनों के प्राइसेस दिख रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ उसमें डिफरेंस क्या है। नहीं, हाई लो नहीं देखना है, कैश में मैं केवल प्राइस देख रहा हूँ, प्राइस। सर को बता दें पीछे एक बार। आ रहा है ना, और दूसरा उसमें देखो, स्टॉक का है वो, और 818 रुपये भी आ रही है एक प्राइस, ये फ्यूचर का है। नहीं नहीं नहीं, अब आप सोचो जरा कि एक ही स्टॉक की दो प्राइसेस क्यों हैं। समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ। अब मैं मेरी ये क्वेरी है कि एक ही स्टॉक प्राइसेस की एक ही स्टॉक की दो प्राइसेस क्यों आ रही हैं? फ्यूचर में अलग आ रही है और कैश में अलग आ रही है, क्यों? इसी रीजन के पीछे जो है ना, ये फ्यूचर्स क्यों बना, वो छुपा हुआ है। फ्यूचर्स की जो प्राइसेस होती हैं ना, वो कैश प्राइसेस से ड्राइव होती हैं, ठीक है ना। यानी कि ये डेरिवेटिव्स मतलब आप समझते हो ना, डेरिव मतलब कि किसी चीज से ड्राइव किया हुआ। दूध, ये एक प्रोडक्ट है, पर पनीर उससे ड्राइव किया हुआ है। घी, मावा, कर्ड यानी दही, उससे ड्राइव किया हुआ है, बने सेम ही है। इसका ओरिजिनल फ्यूचर्स में ओरिजिनल टाटा मोटर्स कंपनी का शेयर कैश प्राइस में कितने में बिक रहा है? 816 में, पर फ्यूचर 818 में बिक रहा है। तो कंपनी का सोचना यह था कि यार ये जो है ना, अपन को मैंने आपको बताया कि फ्यूचर जो है 3 महीने तक लास्ट करता है। 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट अलग होगा, 2 महीने का अलग होगा, 3 महीने का अलग होगा, और तीनों के प्राइजेस भी अलग होंगे। तो इसमें है ना दो चीज़ें बड़ी प्रोमिनेंट होती हैं, एक बोलते हैं टाइम वैल्यू, समय की कीमत, ठीक है, और एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी एक्चुअल में उसकी कितनी कीमत। अब जितना ज़्यादा समय होगा ना, उसकी टाइम वैल्यू उतनी बड़ी होगी और उतना ज़्यादा आपको प्रीमियम रिफ्लेक्ट होगा। यानी कि आज मान के चलो तारीख है 14 जनवरी, ठीक है ना। आप जो अपनी एक्सपायरी होगी इस महीने की 24 जनवरी को होगी। 25 जनवरी को आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को लेके अपने फ्यूचर्स और कैश प्राइसेस को देखना, ठीक है ना। आपको वो डिफरेंस जो है ना बड़ा दिखेगा, और जैसे जैसे वो अगले फेब्रवरी मंथ की साइकिल को ख़त्म होगी ना, उसमें वो डिफरेंस कम होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे समय पूरा होगा ना, तो उसकी टाइम वैल्यू कम होती जाएगी। समझ रहे हैं? इसलिए इसमें जो टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट एडिशनली इंट्रोड्यूस हुआ ना, फ्यूचर्स बनाया इसलिए गया था ताकि हम आने वाले समय में कोई भी चेंजेस होंगे ना, उसको इनकैश कर सकें आज। समझ में आ रही है? भविष्य में मान के चलो कोई कंपनी एक बड़ा कोई इवेंट लेके आती है, या वो ऐसी डिक्लेरेशन करने वाली है जहाँ पे उस कंपनी को बड़ा फायदा होने वाला है। अब स्टॉक मार्केट में मान के चलो आज तो कोई चीज़ सस्ती मिल गई और आपने बहुत सारी क्वांटिटी में ले ली, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उतने ही बड़े भाव में वो पूरी क्वांटिटी बेच पाओगे। तब कंपनी क्या करेगी? फ्यूचर्स में एंटर करेगी। फ्यूचर्स में क्या होता है, एक सर्टेन लॉट साइज से ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। यानी आप सोचो कि एक फ्यूचर में एक क्वांटिटी में ले लूँ, संभव नहीं है। टाटा मोटर्स अगर देखोगे आप, तो 300 400 500 जो भी उसका लॉट साइज होगा, उसमें ही वो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होगा। तो यानी यहाँ पर पे जो भी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट खुलेंगे, वो बंद मतलब खत्म होने का उसका दायरा बिल्कुल पक्का रहेगा फ्यूचर्स में। तो वो एक पर्टिकुलर सेट क्राइटेरिया के साथ इनिशिएट भी होगा और उसी क्राइटेरिया के साथ एंड भी होगा। समझ गए? तो फ्यूचर्स में होने वाले कोई भी ऐसे इवेंट्स को आपको इनकैश करना है, तो आप फिर डेरिवेटिव मार्केट में जाएंगे और वहाँ पे इन फ्यूचर प्राइसेस में एंटर करेंगे और अपना सौदा करके उसमें प्रॉफिट बनाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? किसी को कोई भी डाउट हो, आगे बढ़े, है ना। तो ये देखो, अब ये देखना है छोटा सा चार्ट ये वाला, ओपन इंटरेस्ट के साथ प्राइस का मूवमेंट कैसे होता है। ओपन इंटरेस्ट समझते हैं क्या कोई?
किसी को ये टर्म पहले सुना हो, मार्केट में डेरिवेटिव्स में ओपन इंटरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। जब आप मार्केट की साइकिल को चेक करोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि मुझे फ्यूचर्स में किस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप ढूंढोगे ना, वो होगा ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि मार्केट में अभी लाइव कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट खुले हुए हैं। मतलब सपोज मैंने टाटा मोटर्स के 816 के कॉन्ट्रैक्ट में या 818 के कॉन्ट्रैक्ट में, ऑप्शंस में आप जाओगे या फ्यूचर्स में आप जाओगे, तो जिस भी प्राइस पे आप उठाओगे ना, वहाँ पे जैसे ही आपने मान के चलो एक लॉट बुक किया, तो ओपन इंटरेस्ट में वो लॉट जुड़ जाएगा। और जैसे ही आपने इस लॉट को ख़त्म किया, तो ओपन इंटरेस्ट से ख़त्म हो जाएगा। तो यानी मार्केट में जिस भी इंस्ट्रूमेंट का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, वहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे लोग उसमें ऑलरेडी पार्टिसिपेंट कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि इस साइड में अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और इस साइड में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो यहाँ पे मुझे संभावित प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जब आपको एक क्लियर डिफरेंस दिखने लगे ना, क्योंकि क्या होता है, फ्यूचर्स में बाय और सेल आप एक ही वक्त कर सकते हो, और कैश मार्केट की तरह यहाँ पे सेलिंग पोजीशन दिन के एंड में नहीं कटेगी, ये पूरे एक महीने तक लास्ट रहेगी। हाँ, समझ में आ गया डिफरेंस? कैश मार्केट में तो हमें केवल एक ही दिन का मौका मिल रहा था सेल करने का, पर फ्यूचर्स में एक दिन का मौका नहीं मिलेगा। जितना वो कॉन्ट्रैक्ट की अवधि है ना, उतने पूरे दिन आपको मिलेंगे। तो आप बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। तो यार जब दोनों काम साथ में होते हैं ना, तब आपके मन में स्ट्रेटेजी बनना तय हो जाती है। कैसे बनेगी? आपको पता है कि यार एक महीने में जो है टाटा मोटर्स का स्टॉक जो है 800 से 900 रुपए पे मान के चलो मूव करेगा। ठीक, तो आप कैसे स्ट्रेटेजी बनाओगे? 800 रुपये पे बाय कर लोगे और 900 रुपये पे सेल कर दोगे। तो मान के चलो 800 से जब वो 900 जाएगा तो आप अपना बाय बुक करोगे, और 900 से वो 800 पे आएगा तो सेल बुक करोगे। और मान के चलो इन दोनों के बीच में कहीं आ गया, तो भी आप दोनों में प्रॉफिट बना रहे हो। अगर 800 का 850 रह गया और 900 का 850 रह गया, तो भी 50-50 दोनों जगह मिल रहे हैं। तो फ्यूचर्स में ये सब चीजें संभव है। जहाँ कैश मार्केट के अपने एक दायरे थे, एक लिमिटेशन थी, फ्यूचर्स ने उनको खत्म कर दिया। इसलिए डेरिवेटिव्स की शुरुआत हुई। मार्केट में हम अपने कोई भी फ्यूचर्स में होने वाले इवेंट्स को इनकैश करने के लिए, उसको स्ट्रेटेजाइज करने के लिए, उसको हेज करने के लिए डेरिवेटिव मार्केट की शुरुआत हुई, है ना। और ओपन इंटरेस्ट का मतलब यह हुआ, उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में जितने ज़्यादा पार्टिसिपेंट एक्टिवली उस कॉन्ट्रैक्ट को ओपन करके बैठे हुए हैं। ओपन मतलब ये हो गया, अगर मैंने उसको बाय किया तो ओपन हो गया, और सेल किया तो ओपन हो गया। यानी जो चीज़ वो पहले करेगा, अगर उसने बाय किया है ना पहले, तो भी ओपन बताएगा, और सेल किया है तो भी ओपन बताएगा। और ये जो फिगर मान के चलो कम होती दिखाई देगी। मान के चलो आज आपने देखा, आज तारीख है 14 जनवरी, और 14 जनवरी को 1 लाख की ओपन इंटरेस्ट दिख रही है आपको। और कल जैसे ही 15 जनवरी हुई या 16 जनवरी हुई, आपने देखा वो 1 लाख की जगह 90,000 रह गए। यानी वहां से 10,000 कॉन्ट्रैक्ट साफ हो गए, लोगों ने बाय करके राइट ऑफ कर लिया, है ना। तो इस फिगर से आपको ये भी समझ में आएगा कि लोगों ने किस रेंज में प्राइस की अपनी पोजीशन बनानी शुरू करी, और किस रेंज पे जाके अपनी पोजीशन काटनी शुरू करी। तो आपको नहीं लगता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको मार्केट के एनालिसिस में, अपने ट्रेड प्लान करते समय इसको देखने के लिए, है ना। तो ये जो है ना, ये आप कहीं लिख लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब प्राइस और ओपन इंटरेस्ट मूव करते हैं, तो क्या चीज मार्केट में होती है? जब प्राइस भी बढ़ता है, प्राइस एक वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है, यानी कि मार्केट में 100 रुपए की चीज पे लाखों करोड़ों लोग एंट्री ले रहे हैं, और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है फ्यूचर्स में भी और ऑप्शंस में भी, तब वहां पे क्या क्रिएट हो रहा है? लॉन्ग बिल्डअप क्रिएट हो रहा है। यानी ये एक अप ट्रेंड की संभावना है ना। वो आपको इस तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। प्राइस बढ़ रहा है पर वॉल्यूम नहीं है, उसमें वॉल्यूम कम हो रहा है, और ओपन इंटरेस्ट भी कम हो रहा है। यानी कि ये एक शॉर्ट कवरिंग यानी वीक ट्रेंड का एक इंडिकेशन है। शॉर्ट कवरिंग क्या होता है मैं बताता हूँ। मार्केट में 4 सिनेरियो होते हैं: लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग।
ठीक है ना। लॉन्ग बिल्डअप यानी कि ऐस उस वो सिनेरियो जहाँ पे मार्केट में लोग है ना खरीद रहे हैं चीज़ों को, और वो इस पर्सपेक्टिव से खरीद रहे हैं कि आगे इसका प्राइस बढ़ेगा, उसी जगह लॉन्ग बिल्डअप होगा। समझ रहे हैं ना। लॉन्ग बिल्डअप के समय आपको ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम और प्राइस तीनों में तेजी देखने को मिलेगी। ठीक है ना। जब उस लॉन्ग बिल्डअप को लोग काटना शुरू करेंगे, समझ रहे हो ना, या वहां से एग्जिट होना शुरू करेंगे, तो वो हो जाएगी लॉन्ग अनवाइंडिंग। यानी जब अपन ने खरीदा जो सौदा यहाँ से, अब उस सौदे से अपन अपनी एग्जिट ले रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या लॉस बुक कर रहे हैं, तो वो उस सिनेरियो को बोलेंगे लॉन्ग अनवाइंडिंग। वहाँ पे क्या हो रहा है, उस पोजीशन पे प्राइस नीचे आ रहा है, वॉल्यूम कम होता जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी कम होता जा रहा है। ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे दूसरा सिनेरियो देखते हैं कि प्राइस बढ़ रहा है पर वॉल्यूम कम हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी कम हो रहा है। यानी आपको ये तो पता लग गया कि जब भी ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम कम होगा, कुछ ना कुछ चीजें तो वहां से वाइप आउट हो रही हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो रहा है ना, पर प्राइस बढ़ रहा है। तो यानी एक वीक ट्रेंड का संभावना है। यहाँ पे हमारे शॉर्ट्स कवर हो रहा है। अब शॉर्ट्स कवरिंग का मतलब समझो। लॉन्ग बिल्डअप तो मतलब ये हो गया कि आप खरीद रहे हो पहले और फिर आप अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हो, पर शॉर्ट बिल्डअप मतलब आप पहले बेच रहे हो। अब पहले बेचने से क्या समझ में आ रहा है आपको? मैं ये शब्द पहला जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ। जब आप पहले खरीदते हो ना, तब आपको पता है कि यहाँ से मार्केट एक अप मूव के लिए जाने वाला है। पर जब आप पहले बेचते हो, तब आपको पता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाली है, या वो स्टॉक यहाँ से पहले नीचे गिरने वाला है। तो मैं पहले महंगा बेचूंगा और फिर सस्ता खरीदूंगा, और इसलिए मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। मार्केट में प्रॉफिट में आप कैसे प्रॉफिट बनाओगे? या तो आप सस्ता खरीदोगे महंगा बेचोगे तो प्रॉफिट बनाओगे, या आप महंगा बेचोगे और सस्ता खरीदोगे तो बनाओगे। दोनों बात कहने का तरीका एक ही है, पर एप्लीकेशन में अलग अलग है दोनों। आप सस्ता खरीद रहे हो और महंगा बेचोगे तो आप अप ट्रेंड को राइड कर रहे हो, और आप महंगा बेच रहे हो और सस्ता खरीद रहे हो तो आप डाउन ट्रेंड को राइड कर रहे हो। समझ रहे हो ना। इसलिए ये चारों फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और इन चारों चीजों में जो सबसे स्ट्रांग होता है ना, वो ये होता है शॉर्ट कवरिंग का मूव। ये बहुत कम समय के लिए स्टैब्लिश होता है, मतलब मुश्किल से 15 मिनट, आधी घंटा, पर ये आपको जबरदस्त प्रॉफिट दे के जाता है। जब मेरे साथ आप ऑप्शंस में ट्रेड करोगे ना, तब मैं आपकी इसको एप्लीकेशन बताऊंगा। तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से शॉर्ट कवरिंग्स की मूव को अपन राइड कर सकते हैं, और 5 से 10 15 20 मिनट में एक अच्छी प्रॉफिट ले सकते हैं। समझ में आया। फ्यूचर्स में कोई और क्वेरी? आगे बढ़े। अब आते हैं अपन ऑप्शंस में। ये बड़ी अच्छी गेम होने वाली है बॉस। ये है ना, आपको ऑप्शंस सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। और ये एक ऐसा टूल है जो आपसे बहुत सारे पैसे बना के भी देगा, और अगर आपकी अप्रोच सही नहीं हुई तो बहुत सारे पैसे आपसे ले भी लेगा। है ना। ऑप्शन से आप लोग क्या समझते हो, मुझे बताओ। मुझे सभी से जानता है। ठीक है। ऑप्शन से आप क्या समझते हो? मैं ये नहीं बोल रहा स्टॉक मार्केट में जाओ, पर्टिकुलरली वर्ड ऑप्शन से आप क्या समझते हो? चॉइस। चॉइस। मतलब चॉइस, वेरिएशंस, चॉइस। बताता हूँ मैं। आपने ब्रीफली तो सही समझा कि हमारे पास चॉइस है, क्योंकि मार्केट में ऑप्शंस जो होते हैं ना, वो कई तरीके के होते हैं। है ना। ये वो तरीके हैं, एट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी। ठीक है ना।
ऑप्शंस में आपको बता दूं, ऑप्शंस मार्केट में दो तरीके के होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। ऑप्शन सहज रूप में ऐसे समझिए कि वो आपको खरीदने या बेचने का राइट दे रहा है, कोई कंपल्शन नहीं है, राइट है, अधिकार है ना। पर वो अधिकार आपके ऊपर फोर्सफुली एंगेज नहीं किया गया, ठीक है। ये आपकी चॉइस है, या तो आप पहले खरीद लीजिए या पहले बेच दीजिए, इसका अधिकार आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो खरीदने का अधिकार हमको मिलता है कॉल ऑप्शन से, और बेचने का अधिकार हमको मिलता है पुट ऑप्शन से, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई क्वेरी? नहीं। अब ऑप्शन जो है ना वो तीन तरीके से होते हैं, एट द मनी, इन द मनी और आउट द मनी। इनको समझिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। जब भी अभी मैंने जैसे टाटा मोटर्स का एग्जांपल लिया, टाटा मोटर्स स्टॉक का जो कैश प्राइस क्या चल रहा था, 816 रुपये। तो 816 जो ऑप्शन है ना वो हो जाएगा आपका एट द मनी ऑप्शन। क्यों? वो 816 रुपये पे ही ट्रेड कर रहा है, इसलिए वो एट द मनी ऑप्शन हो गया, ठीक है। अगर शेयर मान के चलो 815 या 814 होता, तो वो क्या कहलाता, इन द मनी ऑप्शन। क्यों? हमारी स्ट्राइक प्राइस कितनी है आज जो मार्केट में हो रही है, वो 816 रुपये की है, ठीक है। और मैंने ऑप्शन कितने का लिया है, 814 रुपये का या 815 रुपये का, यानी कि मैं ऑलरेडी 2 रुपये के प्रॉफिट में बैठा हुआ हूं। तो मैं कहाँ पे हो गया, इन द मनी ऑप्शन में, ठीक। और मैंने 818 रुपये का कॉल लिया या 819 रुपये का कॉल लिया, तो वो क्या हो जाएगा, आउट द मनी। क्यों? बेसिकली मार्केट कितने पे ट्रेड कर रहा है, 816 रुपये पे, पर मैं ट्रेड किस पे कर रहा हूँ, 819 रुपये पे या 818 रुपये पे। तो मार्केट वहां पहुंचेगा, जब वो पहुंचेगा या तो वो एट द मनी होगा, या उसको क्रॉस कर गया तो इन द मनी होगा, नहीं तो आउट द मनी तो है ही। समझ गए? अब इनका महत्व क्या है, एट द मनी और आउट द मनी। अगर मार्केट की एक्सपायरी तक, अगर मार्केट की एक्सपायरी तक सपोज टाटा मोटर 24 जनवरी तक 816 रुपये पे ही ट्रेड करता है, तो जो प्रीमियम आपको यहाँ मिली और यहाँ मिली, ये दोनों प्रीमियम जीरो हो जाएंगी। अब बोलेंगे प्रीमियम क्या होता है, तुम समझ। 816 रुपये का, 817 रुपये का, 818 रुपये का, 814 रुपये का, 815 रुपये का, अगर जब भी आप चेक करोगे ना टाटा मोटर्स के, इस तरह से आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन देखेंगे। मैं आपको लाइव फिर बता देता हूँ, ये देखिए 810, 810, 815, 815, 800। देखिए यहाँ मैंने आपको टाटा मोटर्स के 810 का कॉल पुट, 815 का कॉल पुट और 820 रुपये का कॉल पुट, ये तीनों चीज़ें दी हैं। अगर आप देखेंगे 810, 815, 820, ये तीनों कॉल्स की प्राइजेस में अंतर आएगा। 820, 815, 810, ये तीनों पुट प्राइजेस की में अंतर आएगा। 810 की कॉल प्राइस 820 की कॉल प्राइस से ज़्यादा होगी, ऐसे ही 820 की पुट प्राइस 810 की पुट प्राइस से ज़्यादा होगी। चेक कीजिए, तब आपको बिल्कुल एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करते हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जब डिटेल में से पढ़ेंगे, जब आपके माइंड में बहुत सारे सवाल आएंगे। और वाकई में अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को एक्सेल कर लिया, यानी ऑप्शंस की ट्रेडिंग को एक्सेल कर लिया ना, तो बॉस आप फाइनेंशियली ना इंडिपेंडेंट हो जाओगे। मतलब आप कोई भी जॉब कर रहे हो, महज इस एक अकेले ही ढंग से आप इतना पैसा बना लोगे कि जिस भी जॉब में आप काम कर रहे हो ना, वो केवल आपको प्रॉफिट ही देने वाला है। समझ में आ रही है चीजें? अब मैं बताता हूँ आपको, स्टॉक प्राइस ट्रेड कितने पे कर रहा था,
₹816 पे। और ऑप्शन हमको कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे रहा है, 810 का दे रहा है, 815 का दे रहा है, 820 का दे रहा है, यानी 5-5 रुपए की प्रीमियम से दे रहा है। ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है एनएससी बनाती है, और वो ऐसे बनाती है कि कॉन्ट्रैक्ट्स में यहाँ पे उसने एक एक्सरसाइज प्राइस में 5-5 रुपए का गैप रखा है, ताकि उसमें समझ में आ जाए कि किस कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री या एग्जिट सबसे ज़्यादा हो रही है। अब वो 5 रुपए का जो वेरिएशन है ना, उसकी वोलेटिलिटी के हिसाब से लिया है। यानी एक दिन में 800 रुपये का अगर कोई स्टॉक है, वो कितना मूव करता है, 810, 15, 20 तक जाता है क्या, या 801, 802 पे रुका रह जाता है, समझ रहे हैं। तो उसकी जो एवरेज टू रेंज देखेंगे ना, मतलब उसकी वेरिएशन वॉलेटिलिटी देखेंगे कि वो एक दिन में ट्रेड करने का कितना वेरिएशन है उसमें। 800 रुपये पे यहाँ ट्रेड कर रहा है, और दिन के हाई लगाया उसने 850 रुपये का। तो ये पूरा जो सर्किल हुआ, ये क्या हो गया, उसका रेंज हो गई उसकी दिन की। तो ये रेंज देख के वो कॉन्ट्रैक्ट्स अपने तय करते हैं, समझ रहे हैं आप। तो अपन ने देखा कि यार 810 का कॉल 820 के कॉल से महंगा है। देखा आपने, ऑब्जर्व किया था क्या? एक बार दोबारा देखिए। 810 रुपये का कॉल 8 20 रुपये 30 पैसे का है, ठीक है। और वही 820 रुपये का कॉल 15 रुपये 30 पैसे का है। 815 रुपये का कॉल 17 रुपये 80 पैसे का है। ये महंगा क्यों है? मैंने उसका रीज़न बताया आपको। 810 रुपये का कॉल किसी ने लिया होगा, आज प्राइस कितना चल रहा है, 816 रुपये, यानी 6 रुपये तो ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठा ही हुआ है। और बाकी के 4 रुपये क्यों मिल रहे हैं उसको, टाइम वैल्यू का। क्यों? अभी भी 10 दिन है उसके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने में, समझ रहे हैं आप। 815 रुपये वाला भी कॉन्ट्रैक्ट क्यों प्रॉफिट में आ गया, क्यों? 1.5 रुपये का प्रॉफिट तो वो उसने बना ही लिया यहाँ। 816 रुपये पे तो ट्रेड कर ही रहा है ना, तो उसको 1.5 रुपये तो वहां मिल गए। और बाकी के जो पैसे उसमें मिल रहे थे, वो उसकी टाइम वैल्यू। और 820 रुपये का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, अभी तो वहां पे उसने कोई प्रॉफिट बनाया नहीं है, वो केवल टाइम वैल्यू। यानी अगर 24 जनवरी तक ये 820 क्रॉस नहीं किया ना, तो ये पूरा का पूरा जो आपके 15 रुपये 30 पैसे है ना, ये जीरो हो जाएगा। समझ गए आप? तो ये है बहुत ही ब्रीफ तरीके से ऑप्शंस की ट्रेडिंग। ये मैंने आपको स्टॉक्स में बताई, ये सेम ट्रेडिंग होगी इंडेक्स में होगी। स्टॉक के कंपैरिजन में इंडेक्स में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, उसके प्राइस मूवमेंट भी बहुत तगड़े होते हैं, उनकी प्रीमियम्स और लॉट साइज भी कम का होता है और ज़्यादा का भी होता है। तो आप जब ऑप्शन ट्रेडिंग सीखेंगे ना, तब आप उसमें कैसे पैसा बना सकते हैं। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग ही आपका एक ऐसा जरिया है यहाँ पे बहुत कम कैपिटल से, यानी महज 10,000 रुपये से 30,000 रुपये तक आप अपने दिन के पैसे बना सकते हैं, अच्छे पैसे बना सकते हैं। आगे चल के मैं आपको वो बताऊंगा, क्योंकि मैं ये वर्कशॉप जो है जनवरी दिसंबर में प्लान कर रहा था, पर मैं अपने काम के कारण इसको मुझे महीने अपन ने इसको एक्सटेंड किया। तो उसके लाइव ट्रेड्स मैंने उस टाइम पे रिकॉर्ड किए थे, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। सेम लाइव ट्रेड्स मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर किए थे, कुछ प्रॉफिटेबल स्क्रीनशॉट्स के साथ। वही ट्रेड्स होंगे, मैं आपको बताता हूँ। तो अपन आगे बढ़े, कोई क्वेरी? नहीं, ठीक है। अब आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो बॉस, हम अब आ गए हैं बैकबोन पे। बैकबोन क्यों बोलूंगा? क्योंकि ये अगर आप समझ गए ना, तो आप मार्केट को रीड कर लोगे कि मार्केट किस पोजीशन पे है। ये अगर आप समझ गए तो आप मार्केट को रीड कर लोगे, मार्केट किस पोजीशन पे है। यहाँ पे मैं आपको केवल अभी कैंडल स्टिक के बारे में बता रहा हूँ। जब डिटेल में अगर कोर्स में कोई बच्चा मेरे साथ जुड़ता है, तो उसमें मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा कि अलग अलग चार्ट्स भी होते हैं, जिसमें से अभी कैंडल स्टिक के बारे में बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है हम टेक्निकली मार्केट को समझने के लिए उन टूल्सों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकें, ठीक है। कैंडल स्टिक भी उसी में से एक है। कैंडल स्टिक एक बहुत पॉपुलर चार्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, मतलब प्लेटफॉर्म बोलूँगा, एक जरिया है ना। कैंडल स्टिक्स की शुरुआत बहुत पुरानी है, ये जापान से आई। ये जापानीज मार्केट में पहले राइस ट्रेडिंग हुआ करती थी, तो वहाँ के लोग क्या करते थे, दिन भर की जो भी ट्रेडिंग होती थी ना, उनको कैंडल्स में रिकॉर्ड कर लेते थे। तो मार्केट में हर अलग अलग तरह की कैंडल्स बनती हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, एक कैंडल को समझने का तरीका क्या होता है। ये जो आप दिख रहे हैं ऊपर के विक दोनों के,
इन विक को बोलते हैं, टेल्स भी बोला जाता है हर कई जगह। तो जो उस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये मार किसी भी शेयर का हाई प्राइस होगा, ये लो प्राइस होगा। ठीक। ये ग्रीन कैंडल क्यों दिख रही है आपको? मार्केट की शुरुआत में ये जो प्राइस होगी ना वो कुछ यहाँ से शुरू हुई, ठीक है, और खत्म होते होते वो यहाँ पे खत्म हुई। समझ गए? तो ये विक कहाँ से आए? वो ऐसे आए कि जब वो यहाँ से शुरुआत हुई ना तो मार्केट गया कहाँ तक? यहाँ तक गया। ठीक है। पर नीचे आते 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 वो यहीं पे रुक गया। ठीक। यानी वो अपनी ओपन प्राइस से तो ऊपर ही क्लोज हो रहा है। अपने हाई तक गया पर वो अपनी ओपन प्राइस से ऊपर ही क्लोज हो रहा है। इसलिए ये ग्रीन कैंडल है। क्यों? क्योंकि उसने आज रिसेंट में जो भी चेंजेस उसमें आए उससे उसने ज़्यादा ही गेन किया। आज कोई चीज़ अगर दिन की शुरुआत में 100 रुपये पे थी तो यहाँ वो 105 की हुई होगी और कहाँ तक गई? 108 तक। ठीक। तो ये क्या पॉइंट है? ये दिन का लो है। यानी मार्केट कुछ ऐसे परफॉर्म किया होगा, यहाँ शुरू हुआ होगा, फिर ये स्टॉक नीचे गया होगा, फिर ये स्टॉक ऊपर गया होगा और फिर ये नीचे वापस आया होगा और यहाँ पे आके ये क्लोज हो गया। तो इस तरह से एक पूरी कैंडलस्टिक दिखती है। ये जो कैंडलस्टिक में बीच में दिख रही है ना आपको ग्रीन ग्रीन, ये वॉल्यूम बताता है। अगर मार्केट चलो मार्केट में ये विक नहीं होते, ये पूरी की पूरी ये कैंडलस्टिक ऐसी होती है, इसके कोई पूंछ या वो नहीं है, तो इसमें ये बताता। और ये अगर हरी होती तो यानी यहाँ से मार्केट में जबरदस्त बाइंग हुई है। अगर केवल लाल होती तो जबरदस्त सेलिंग हुई है। आगे चल के मैं कैंडल स्टिक्स भी आपको समझाऊंगा, पर बेसिकली बेसिक कैंडल्स कैसे समझी जाती हैं वो मैं बता रहा हूँ। सेम ये जो रेड दिख रही है ना, यानी मार्केट ओपन कहाँ हुआ होगा? यहाँ पे कहीं ओपन हुआ होगा। ठीक। ओपन होने के बाद ये ऊपर गया होगा और फिर ये दिन भर में नीचे आया होगा और फिर यहाँ से रिकवर होके फिर यहाँ पे बंद हुआ होगा। यानी ये अपने जिस प्राइस पे ओपन हुआ ना वहां से ही नीचे क्लोज किया है। इसलिए ये कैंडल स्टिक क्यों है? रेड है। ठीक है ना? उसका हाई क्या पॉइंट है ये, उसका लो क्या है ये। अब कैंडल स्टिक्स जैसे ही आप कैंडल चार्ट देखोगे ना तब आपको समझ में आने लगेगा। अब क्या होता है, कैंडल स्टिक की एक ड्यूरेशन होती है। ये 1 मिनट पे भी बनती है, 3 मिनट पे भी बनती है, 5 मिनट पे भी बनती है, 15 पे भी बनती है, 10 पे भी बनती है, घंटे पे भी बनती है, 4 घंटे पे बनती है, दिन पे बनती है, हफ्ते पे बनती है, महीने पे बनती है, साल पे बनती है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी एनालिसिस की, जितना लंबा समय होगा वहां से लेके जितने शॉर्ट समय पे आप आओगे ना तब आपकी एनालिसिस पक्की होगी। तो बॉस वो कैंडल स्टिक पे ही होगी। यानी अब आप जब चार्ट ट्रेडिंग करोगे ना तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, कई सारी कैंडल्स दिखेंगी, तो आपको ये पता लगने लगेगा कि मेरी ये 5 मिनट पे ये कैंडल ने कैसे परफॉर्म किया। बड़ी कैंडल बनी, छोटी कैंडल बनी, मोटी कैंडल बनी, बिना विक की बनी, विद विक की बनी। कुछ कैंडल्स ऐसी होंगी जिसमें बॉडी नहीं होगी, केवल एक छोटा सा बॉडी वो होगा, विक होगा। समझ रहे हो ना? हर कैंडल स्टिक का एक अपना महत्व होगा। पर टेक्निकल एनालिसिस में ये चीज़ें बहुत काम में आने वाली। इसके अलावा इंडिकेटर्स होंगे, जैसे कि आरएसआई होगा, जैसे कि क्या कहते हैं अपना बॉलिंजर बैंड्स होंगे, ऑसिलेटर्स होंगे अलग अलग। ठीक है ना? फिबोनाची टूल होंगे। ऐसे कई सारी चीज़ें आएंगी जो हमें मदद करेंगी हमारे ट्रेड प्लान करने में, हमारी डिसीजन मेकिंग में। समझ रहे हैं ना? वो सब चीज़ें हमारी टेक्निकल एनालिसिस में आएंगी। कोई डाउट? चले बढ़े आगे। हम्म, ये रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये आपकी साइकोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। मैंने आपको पहले मॉड्यूल में बताया था कि आपके पास ₹1,00,000 है तो आपको किस तरह से ट्रेड प्लान करना चाहिए, किस तरह से अपनी पोजीशन साइजिंग रखना चाहिए। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है बॉस कि ये आपकी कंटिन्यूटी मार्केट में कितने टाइम तक रहने वाली है वो इसी से ही डिसाइड होगी। अगर आप ₹1,00,000 लेके आए हो और पूरे ₹1,00,000 का ही रिस्क ले रहे हो तो कभी ना कभी आप पूरी तरह से वाइप आउट हो जाओगे मार्केट में। फिर आप मार्केट को मार्केट की तरह ट्रेड नहीं कर रहे हो, फिर आप स्पेक्यूलेट कर रहे हो, यानी कि आप फिर सट्टा लगा रहे हो।
सट्टे में क्या होता है, या तो आप पूरी तरह से जीतते हो, या तो आपका पैसा डबल होता है, या वो पूरा पैसा चला जाता है। पर यहाँ वैसा नहीं होता। यहाँ आपको पता होना चाहिए मेरी कितनी रिस्क मैं ले सकता हूँ। समझ रहे हो ना? अगर आप किसी के बहकावे में आके ये बोलते हो कि यार 10,000 के बदले मेरे को लाख रुपए मिलेंगे, तो बॉस ऐसा नहीं होता। आप 10,000 डाल रहे हो ना, तो अगर आपको उसमें 2,000 रुपये मिल रहे हैं, तो मतलब आपको 20% का रिटर्न मिल रहा है। अगर आपको 10,000 रुपये पे 1,000 रुपये मिल रहे हैं, यानी 10% का रिटर्न मिल रहा है। और आइडियली मार्केट में अगर आप डेली बेसिस पे काम कर रहे हो ना, तो आपका रिटर्न 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आइडियली आपके पास जितनी भी कैपिटल है, अगर आप काम कर रहे हो, 1% से ज़्यादा रिटर्न नहीं होना चाहिए। अगर, क्योंकि 1% रिटर्न वो साइज है आप जो डेली बना सकते हो, कंफर्टेबली बना सकते हो, बिना माइंड पे प्रेशर दिए। और बहुत होता है बॉस, 1 लाख का 1% 1,000 रुपया होता है। और 1,000 को बनाने के लिए हमें कितना पैसा डालना है? मात्र 30,000 रुपये। और 30,000 रुपये पे भी हम लोग कितनी रिस्क ले रहे हैं, मान के चलो। क्वांटिटी में आपको बताऊंगा आगे, इसका पोजीशन साइजिंग का तरीका बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा चीज़ें। यानी क्या आपको ऐसा लगता है कि वर्कशॉप की शुरुआत से लेके अभी तक अब आपको चीज़ें प्लान करनी में समझ में आ रही हैं? थोड़ा सा आसान हो जाएगा वो आपको जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे। हाँ, ये मॉड्यूल जो मैंने तैयार किया था वो इसलिए किया था ताकि मैं आपको इसके ज़रिए ये बता सकूं कि यार इंडेक्स में या मार्केट में ट्रेडिंग जो होती है ना, वो केवल एक ही जगह नहीं होती। कई सारे लोग मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, पैसा बनाने के लिए केवल इंडेक्स पे डिपेंड रहते हैं, या कैश मार्केट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, या केवल इंडेक्स में कैश मार्केट की जगह फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ही काम करते हैं। तो बॉस, ये जो मेरी टेक्निक है ना, इसको जो मैंने एक्सेल किया है, इसका नाम आईएसओ टेक्निक इसलिए दिया है। इसमें हम स्टॉक ऑप्शंस, कैश मार्केट, डेरिवेटिव्स मार्केट और इंडेक्स सभी को साथ लेके चलेंगे। और हर टाइम का एक अलग अलग वो होगा, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होगी, अपना तरीका अलग होगा। आप मार्केट में किस वक्त पे आ रहे हो, आपको पता लगेगा कि मैं कहाँ पे मुझे एक प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट या ट्रेड मिल सकता है। तो ये टेक्निक मैं आपको अपने कोर्स में सिखाऊंगा, पूरी की पूरी टेक्निक। इसमें करीब करीब मैं आपको 8 से लेकर 9 तरीके बताऊंगा। हर तरीका जो होगा मार्केट के किस टाइमिंग पे डिपेंड करेगा। अगर आप 9:15 बजे आ रहे हो, तो 9:15 बजे आप कैसे ट्रेड फाइंड आउट करोगे? अगर आप 9:30 बजे हो, तो मार्केट को कैसे एनालाइज करके अब मुझे कहाँ ट्रेड लेना है? अगर आप 10 बजे हो, 10:30 बजे हो, 12 बजे हो, 1 बजे हो, 1:30 बजे हो, 2 बजे हो, 2:30 बजे हो, 3 बजे हो, यानी हर समय पे आपको आपकी रिस्क के साथ आपको ट्रेड कैसे प्लान करना है वो यहाँ सीखोगे। उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, मतलब कि इंट्राडे के अलावा आपको मान के चलो बड़े प्रॉफिट बनाने हैं, तो हम कैसे मार्केट को एक अपनी पोजीशन बनाएंगे ताकि डेली बेसिस पे हमको ना ट्रेड देखना पड़े। अगर आपको एक लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट देखना है, तो वो काम में आएगी। तो बेसिकली इसमें 8-9 अलग अलग तरीके के मॉड्यूल होंगे जो आपको मैं समझाऊंगा, अगर आप कोर्स आगे परस्यू करते हैं तो। ठीक है? तो जो मैंने रिस्क मैनेजमेंट का आपको तरीका बताया था ना, वो ये है तरीका। सपोज आपके पास टोटल कैपिटल है, वो है आज 1 लाख रुपए। ठीक? तो आप उसमें से कितना कैपिटल एक ट्रेड के लिए डिप्लॉय करोगे? तो करीब करीब ये आ जाती है 30% के आसपास, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपये। ठीक है ना? या 12 से 15,000, और कम कर लेते हैं अपन, 15% ले लेते हैं, 12 से 15,000। आपका आइडियल प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 1% ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी कि 1 लाख का 1%, यानी कि 1,000 रुपये। और आपका लॉस कितना होना चाहिए? 0.5%, यानी कि महज ज़्यादा से ज़्यादा अगर 1,000 रुपये का आपका प्रॉफिट है, तो 500 रुपये का आपका लॉस हो। इसी डिनोमिनेशन से आप आगे बढ़ना। मैं इसी डिनोमिनेशन से मैं ट्रेड करता हूँ, और इसी डिनोमिनेशन से हम आगे बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे। क्योंकि मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट है ये, अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, तो बॉस मैं और आप सिर्फ बातें करते रह जाएंगे, और कुछ भी नहीं। आपका ज्ञान, आपकी सारी चीज धरी की धरी रह जाएंगी, ना पैसा बनेगा, ना कुछ होगा। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, आपको काम ही करना है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। और इसका पूरी यूटिलिटी में आपको पता लग जाएगा कि मुझे इंडेक्स, स्टॉक
भला ढिका कितने सारे ट्रेड्स में प्लान कर सकता हूँ ताकि मैं एक अच्छी पोजीशन बना पाऊँ। समझ रहे हैं आप? तो ये एक तरीका होता है ट्रेड करने का। ठीक है। तो बॉस यहाँ पे अपनी वर्कशॉप का एंड होता है। ये एक वर्कशॉप थी जो मैंने आपको वर्ल्ड आई व्यू दिया है कि डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। ठीक है। मैं आपसे 5 मिनट और लूँगा और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जो मेंटरशिप बैच चालू करूँगा उसमें मैं क्या आपको सिखाने वाला हूँ और आपको उसमें क्या क्या चीज़ें सीखोगे आप, क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है। मेरे साथ आप जुड़ेंगे तो इसमें मेरा गोल रहेगा कि मैं आपको, जैसे आपने बताया कि सर आप लॉस में हैं, या कई मेरे और साथी जिन्होंने ट्रेडिंग की होगी वो भी शायद लॉस में आएंगे, तो मैं आपकी अप्रोच को बदलूंगा और आपको प्रॉफिटेबल बनाऊंगा। ये मेरा जिम्मा रहेगा। ठीक है। जितना भी पैसा आप मेरे साथ लेके आएंगे, ये पूरा का पूरा मेंटरशिप बैच 4 महीने के लिए रहेगा। 2 महीने में आपको प्रैक्टिकली पहले सिखाऊंगा, उसके बाद 2 महीने मैं आपको लाइव मार्केट में ट्रेडिंग कराऊंगा मेरे साथ। हम बैठ के यहीं करेंगे ट्रेडिंग, या आप यहाँ भी होंगे, वहाँ मैं जूम पे वर्कशॉप लूँगा। मैं आपको सबसे पहले अपनी ही कैपिटल पे जो ट्रेड मैं बताऊंगा उसको रिस्क लूँगा और आप ही के सामने ट्रेड करूँगा। आप ही को सिखाऊंगा भी कि मैंने किस लॉजिक से वो ट्रेड लिया। जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे, चीज़ों को समझने लगोगे, तब मैं आपको अलाउ भी करूँगा कि आप वो ट्रेड लेना शुरू कर दो। और जब धीरे 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 मैं आपकी पूरी प्रोग्रेस को डे 1 से नोटिस करूँगा और रिलीज जब करूँगा जब आप अपने टारगेट के, सपोज आपने मेरे से मेंटरशिप बैच में सीखा और आप 1 लाख रुपए लेके आए, तो जब तक आपके पास वो 1 लाख रुपए 2 लाख में तब्दील नहीं होंगे मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। यानी मेरा ये जिम्मा रहेगा कि मैं आपको प्रॉफिटेबल बना के छोड़ूं ताकि आने वाली लाइफ में आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। है ना? ये मेरा वो है। पहले वीक में मैं आपको जो है वीक क्लासेस जो रहेंगी हमेशा वीकेंड्स पे ही रहेंगी, यानी सैटरडे संडे ही क्लासेस लूँगी। मंडे टू फ्राइडे आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना रहेगा ताकि आपके मन में डाउट्स आएंगे। सैटरडे संडे आपको मेरे साथ सीखना होगा। जब आप सीखोगे आपको मैं बताऊंगा, वो चीज़ आप अप्लाई करोगे, क्वेरीज आएंगी, हम इस तरह से काम करेंगे। ठीक इसी तरह से हमारा पूरा 4 महीने का मेंटरशिप बैच चलेगा। ठीक है ना? वीक 1 में मैं आपको बताऊंगा जो मैंने आपको साइकोलॉजी के ऊपर आज बताया, इस पे अपन डिटेल में चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे। तब मैं आपको बहुत अलग अलग ट्रेडर्स कैसे सोचते हैं मार्केट में, किस तरह से मार्केट में जो प्रेशर बनता है या मार्केट में हमको किस तरह से चीज़ें प्लान करते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा होगी। मार्केट की अप्रोच के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा होगी। समझ रहे हैं? सेम वीक 2 में आएंगे तब अपन बात करेंगे हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, यानी कि हमको स्टॉक मार्केट से लेके चीज़ों को अलग अलग इसको कैसे प्लान करना है। क्योंकि देखो मार्केट में ट्रेडिंग के बहुत सारे अलग अलग और भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट है वैसे कमोडिटी भी है, वैसे फॉरेक्स भी है। आप किस जगह कंफर्टेबल हो जाओगे, आप अपना किस जगह सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म दे पाओगे, वो यही चीज़ों से निकल के आएगी। ये वीक 1 का हो गया मॉड्यूल, ये वीक 2 का हो गया। वीक 3 में फिर अपन बात करेंगे फ्यूचर्स के बारे में, वीक 4 में अपन बात करेंगे ऑप्शंस के बारे में। आज हमने केवल उसके एक बहुत ब्रीफ में उस चीज़ को डिस्कशन किया है। जब डिटेल में डिस्कशन करेंगे ना तब मैं आपको सिखाऊंगा कि यार फ्यूचर्स को किस तरह से एनालिसिस किस तरह से होता है या ऑप्शंस का कैसे होता है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको इन कॉन्ट्रैक्ट्स को समझने के लिए पर्टिकुलरली आप ये जान जाओगे ये फ्यूचर या ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मुझे कितने पैसे देने वाला। यानी कि इनको इतनी डिटेल में आप समझ लोगे कि आपको पहले से ही पता होगा कि मुझे इसमें कितना प्रॉफिट मिलने वाला है या कितना लॉस मिलने वाला है। ये गेम जो है ना, ट्रेडिंग का गेम प्रोबेबिलिटी का होता है, और प्रोबेबिलिटी वहाँ सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पे आप समझ पाओ कि यार इसकी मूवमेंट कैसे होगी। ये मूवमेंट्स के दायरे, ये मूवमेंट्स का तरीका हम अपनी मेंटरशिप में सीखेंगे। वीक 5 में अपन टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और वीक 6 में अपन रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग। अब देखिए साइजिंग में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी मैंने आपको ड्रॉडाउंस के बारे में नहीं बताया, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में नहीं बताया। ये पोजीशन लैडरिंग और पोजीशन एवरेजिंग, सबसे ज़्यादा लोग जो अटकते हैं ना वो यहाँ अटकते हैं, एवरेजिंग के ऊपर।
100 रुपये पे कोई चीज़ खरीदी, 80 रुपये पे चली गई, फिर एंट्री कर ली, तो 100 से वो कहाँ पे आ गई, 90 पे आ गई। वो 80 से 60 पे चली गई, फिर एंट्री कर ली, उस 80 से कहाँ पे आ गई, 70 रुपये पे। ऐसा करते 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 आपको लगता है कि एक दिन बढ़ेगी और मैं बाहर निकल जाऊंगा, और वो दिन कभी नहीं आता। उसी तरह से लैटरिन का मतलब ये होता है, मान के चलो 100 की चीज़ 150 पे पहुंच गई। आपको लग रहा है कि यार 100 पे तो मैंने 10 ही यूनिट खरीदी हैं, तो यार मेरे को तो ऐसा लगता है कि यार यहाँ से और बढ़ेगा, तो चलो 125 में एंटर हो जाता हूँ। ठीक है ना। यानी ये जो तरीका होता है, ये होता है पूरे ट्रेंड को राइड करने का। ये जो तरीका होता है, ये होता है पूरे डाउन ट्रेंड को राइड करने का। कब एवरेजिंग करनी है, कब लैडरिंग करनी है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये दोनों चीज़ें सीख जाते हो ना, तो आप लिमिटेड कैपिटल से, लाख रुपए से ना, 10-20 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये, लाख रुपए तक बना सकते हो। कहाँ मैं 1% की बात कर रहा हूँ, कहाँ मैं 100% की बात कर रहा हूँ। पर ये चीज़ें आप सीखोगे, इसमें आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि यार ये होता कैसे है। और ये सब चीज़ें मैनेजेबल हैं और बिल्कुल अप्लाइड हैं, एप्लीकेबल हैं। जब आप लाइव ट्रेडिंग में अपना जाएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि यार बॉस, ये तो हो, आप कैसे कर पा रहे हो चीज़ों को। थियोरिटिकल अपन कोई बात नहीं करेंगे, पूरा का पूरा कोर्स डिजाइन ही लाइव एप्लीकेशन के लिए हुआ है। ये आएगा वीक 7 और वीक 8, बड़े इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं बॉस। इसमें है ना, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में आपको ट्रेडिंग करना सिखाऊंगा। ये हार्मोनिक्स कोई नहीं सिखाता। इससे आप पोटेंशियल रिवर्सल पहचान जाओगे कि एक स्टॉक की मूवमेंट कहाँ तक जाएगी, वहां से कब रिवर्स होगा और कहाँ तक जाएगा। ठीक है। ये एनालिसिस, इसका तो मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा अभी। आपके होश उड़ जाएंगे कि यार बॉस, 5 मिनट में भी ऐसा कोई गेम होता है क्या। ठीक है। मार्केट में गैप थ्योरी, यानी कि अगर मार्केट में कोई गैप बनता है, तो मार्केट में वो गैप कितना इंपॉर्टेंट रखता है, मार्केट क्यों उसे लेने आता है, इस पे बात करेंगे अपन। वॉलेटिलिटी इंडेक्स, इंडिया विक्स, ये आपको बताएगा मार्केट में कितनी घबराहट है, या मार्केट में अभी किस जगह ट्रेंड मूव करने वाला है। जितना कोर्स अपना आगे चलेगा ना, उतना आप इसको एक्सपर्ट और प्रो लेवल पे आ जाओगे। समझ रहे हो आप? और फिर ये सारे टॉपिक्स को रिलेट होंगे, है ना। और ये मैंने आपको जो बताया था आईएसओ टेक्निक में, ये वो मॉड्यूल्स होंगे जो मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे आप पोजिशनल भी सीख रहे हो, इंट्राडे भी सीख रहे हो। देखिए इंट्राडे के कितने मॉड्यूल्स हैं अपने पास, टैक्टिक्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये देखिए, पोजिशनल, स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट, इसमें सब कुछ आएगा। सब कुछ आप सीखोगे, लाइव मार्केट में सीखोगे। और मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, ये करने के बाद आपको कभी भी किसी एडवाइजरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को, किसी, और आप फाइनेंशियली कुछ ही महीनों में आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। आई एम वे टू कॉन्फिडेंट एंड आई नो इट। इसके अलावा हम तो ये लाइव ट्रेडिंग कर ही चुके होंगे, उसके अलावा मेरी हैंड होल्डिंग रहेगी। यानी कि मेरे जितने भी बैचेस में बच्चे आएंगे, उनको मैं पर्टिकुलरली खुद ही सिखाऊंगा, लाइव ट्रेडिंग कराऊंगा। यानी वो रिस्क लें उससे पहले मैं रिस्क लूंगा उन्हीं चीज़ों को लेके, और उनको बताऊंगा। तो मैं आपको पूरा हैंड होल्ड करते हुए चलूंगा जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बनते। समझ रहे हैं? हर चीज़ के बारे में सिखाऊंगा आपको। तो ये सब चीज़ें आप मेंटरशिप बैच में मेरे साथ सीखेंगे। इसके अलावा जो बच्चे मेरे साथ एनरोल होंगे, उनको मैं दूंगा ये बेनिफिट्स, करीब करीब 5 लाख रुपए के। इसमें बुक्स आएंगी, इसमें मार्केट से रिलेटेड डेटा आएंगे, इसमें मार्केट रिलेटेड अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड से लेके एल्गोज आएंगे, अपडेट्स होंगे, क्यू एन ए सेशंस होंगे, कई सारे लोगों के साथ आपका मेंटरशिप इंटरेक्शन होगा। मार्केट में बहुत सारे कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो आपको प्रॉफिटेबल बनाएंगे, सारी बातें होंगी। और ये बिल्कुल और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, क्योंकि आप अभी तक इस चीज़ों को वो नहीं, अभी तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है। जब आप आएंगे, मार्केट में जाएंगे, इन चीज़ों के बारे में सब्सक्राइब करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि यार बॉस, हर एक चीज़ की कोई ना कोई कीमत आपको देनी पड़ती है। और मेंटरशिप में ये सब चीज़ें आपको
फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी एज ए गिफ्ट फ्रॉम माय साइड। ये उस दिन के लाइव ट्रेड्स हैं। मेरे बनाए हुए एल्गो ने मुझे जो है 9:08 पे ही अपडेट कर दिया कि मार्केट में इस तरह का चेंजेस आए हैं। ये देख रहे हैं आप, आईआरसीटीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिंदल स्टील, एचसीएल टेक, एक्सिस बैंक, नेशनल यूनियन, ठीक है ना। मैंने देखा एचसीएल टेक में मुझे एक अच्छा ट्रेड मिल रहा है, समझ रहे हैं। एचसीएल टेक में 1.5% का हाँ 1.5% के आसपास का अप मूव है, और मुझे लग रहा है ऑप्शंस में, स्टॉक ऑप्शन में मुझे एक अच्छी ट्रेड बनती दिख रही है। तो देखिए, मैंने अपनी लाइव पोजीशन में ये ट्रेड लिया। इसका लॉट साइज है 700 रुपये का। इसकी 23 रुपये पे मैंने इसे बाय किया। यानी ये जो मार्केट जैसी सुबह खुला ना, तब एच सी एल टैग जो था कुछ इस पे ट्रेड कर रहा था 1392 रुपये के आसपास। मैंने 1400 रुपये की कॉल यानी ओ टी एम कॉल पे अपना वो उठाया, ठीक है। मैं कुछ देर बाद ही, ये 1 मिनट की साइकिल है, 1 मिनट का चार्ट है, देखिए, ठीक है। ये कैंडल स्टिक देखिए आप, 1 मिनट में 23 रुपये की प्रीमियम जो है वो 35 रुपये का हाई लगाती है, और 38 रुपये का। मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को बुक कर लिया करीब करीब 32 रुपये के आसपास, ठीक है। तो मुझे करीब करीब 9 रुपये मिले, यानी कि महज 16,000 रुपये मैंने डिवोट किए उसमें, और 6,300 रुपये मैंने बनाए। क्या आपको नहीं लगता? और मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइकिल कितना स्टैंड किया ये देखिए, 20 रुपये पे ये है, 23 रुपये पे मैंने एंट्री ली है, और 30 रुपये कहेंगे 32 रुपये, यानी इस कैंडल पे जाके, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, महज 15 मिनट में मैंने अपने दिन का एक प्रॉफिट बना लिया। अब आप मुझे बताओ, 20,000 रुपये पे 6,000 रुपये अगर आप 15 मिनट में बना रहे हो, क्या वो 6,000 रुपये आपको बुरे हैं? नहीं, वो भी उस तरह से जहाँ पे आपके पास वो डेटा पहले से ही है। 9:07 पे आपको एल्गो ने अपडेट कर दिया कि बॉस, आपको इन शेयर्स में मॉर्निंग का एक अच्छा ट्रेड मिलने वाला है, और मैं आपको मेंटरशिप में सिखाऊंगा कि किस मॉडल से वो आपको ट्रेड मिलने वाला है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा? आपको लगता है फिर आपको किसी एडवाइजरी की ज़रूरत पड़ेगी? कुछ नहीं होगा। मेंटरशिप में जब आप लाइव हैंड होल्डिंग मेरे साथ करोगे ना, एक बार ट्रेड करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, मैं नहीं बोलता आपके उसमें 10-20 हज़ार रुपये भी लगाओ। मैं तो सबसे पहले मैं ही पूछूंगा आपसे कि बॉस मुझे कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, मैंने आपको सिखा दिया है, मैं लगाऊंगा ट्रेड, मेरे पैसों से मैं ही करूंगा आपके लिए। और देखिएगा, आप ही ट्रेड बताएंगे, प्रॉफिटेबल ट्रेड बताएंगे मुझे। ये अगले दिन का ट्रेड, डिक्सन 1.25% मूव हुआ, डिक्सन पे मैंने पोजीशन बनाई, देखिए आप, मेरे कितनी कैपिटल लगी, टोटल वैल्यू 23,500 रुपये, ठीक है। कितने रुपए पे बाय किया मैंने? 6,500 का कॉल बाय किया, 235 रुपये पे। और वो कितने कितने मिनट में चला गया वो देखिए आप। यहाँ पे अपना मार्केट खुला, ये रहा, ये देखिए, 235 रुपये पे मैंने कुछ यहाँ बाय किया है, जहाँ भी नहीं, यहाँ बाय किया है, ठीक है। 2 3 4 5 6, अगले 10 मिनट में मार्केट ने यहाँ का हाई लगा लिया है, देखिए जरा। मार्केट ने हाई बनाया 430 रुपये का, समझ रहे हैं आप। यहाँ अगर आप देखेंगे ना, इसमें मार्केट ने हाई बनाया 430 रुपये का, और 400 रुपये पे मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट को बुक किया। यानी करीब करीब मैंने, ये इधर प्रॉफिट नहीं दिख रहा, करीब करीब मैंने जो है 23,500 का, सॉरी, ये 235 से बॉस 400 का डिफरेंस निकालना, 165 रुपये के आसपास आएगा, है ना। 16,500 रुपये का मैंने यहाँ प्रॉफिट बुक किया हुआ है। 23,500 पे 16,500 रुपये, क्लोज टू 50-60% का प्रॉफिट, वो भी केवल 15 मिनट में। और ये मैं कुछ वो नहीं बता रहा हूँ, ये मेरे ही खाते से हैं। ये आप देखोगे तो ये चार्ट, लाइव चार्ट्स हैं, इनको आप अभी भी अपने खाते में अगर आप जाओगे ना, तो आप बैक टेस्ट कर सकते हो। कुछ भी ऐसा नहीं है कि छुपा हुआ हो कुछ भी, लाइव मार्केट में बता रहा हूँ मैं आपको, ये अगले दिन का। और ये ही जो मैंने आपको गिफ्ट बोले हुए हैं ना, ये गिफ्ट के एल्गोज ही हैं जो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। हर
पॉइंट पे आपको इंसाइट्स मिलेंगे कि मार्केट में अब क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, मार्केट में पोजीशन किस तरह से बन रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपको ये बताएंगी हर 5 मिनट में कि यार इन शेयर्स में किस तरह की मूवमेंट है, बुलिश हैं या बियरिश हैं। हर 15 मिनट में, हर 1 घंटे में, हर एक दिन का। यानी आपका काम जो है मैं इतना आसान कर दूंगा कि आपको केवल केवल फोकस अपने एनालिसिस पे करना है। बनता ट्रेड तो आप ढूंढ ही लोगे इससे। आप अपने एनालिसिस में पक्के हो गए तो बॉस आप फिर जो है ना इनको इस्तेमाल करना सीख जाओगे। इंडिविजुअली आप, मेरा पहला बैच में कोई भी बच्चा आता है तो ये बैच अपन फरवरी से शुरू करेंगे, है ना। ये मेरा पहला बैच है, इसलिए इस बैच के लिए ये मेरी ऑनलाइन प्राइस होगी जो आने वाले टाइम में आपको, जब मैं इसको कोर्स को ऑनलाइन लॉन्च करूंगा, ये कोर्स की प्राइस ही 1 लाख रुपए होगी। ड्यूरेशन 6 महीने का होगा। फिजिकली मैं केवल अपने फर्स्ट बैच के लिए ये 30,000 रुपये में दूंगा। और ये सुनिश्चित कर दूंगा कि ये 30,000 रुपये आप जो है ना, जब तक मेरे साथ यहाँ से एग्जिट करेंगे तो उससे 3 गुना ज़्यादा पैसा आप बना के निकलें। और प्लान करने का तरीका एक ही है। ये पैसा फीस का आप सीखने के लिए दोगे, ट्रेडिंग के लिए पैसा आप अलग से प्लान करना, ताकि मुझे आपका पहले दिन से पता लगे। जब भी मैं आपसे ट्रेडिंग कराऊंगा मैं आपके खाते में वो पैसा नोट करूंगा मेरे पास। जितने भी ट्रेड मैं दिलाऊंगा या लूंगा या आपसे कराऊंगा सबकी ट्रेडिंग में अपने जर्नल में लॉक करूंगा। जिस पल आप मेरे साथ छोड़ोगे ना उस पल मैं आपके सर्टिफिकेट में आपको बता के दूंगा कि बॉस आप यहाँ शुरू किए थे मेरे साथ, यहाँ ख़त्म कर रहे हो। मैंने अपना पूरा वादा आपसे किया है, पूरा किया। इसके बाद फिर भी आपको लगता है कि आपको मेरे साथ जुड़ के रहना है, तब आप मेरे प्रोफेशनल सर्विसेज में आप जो भी उस टाइम पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, जुड़े रह सकते हैं। पर मेरा दाय काम है कि 6 महीने में मैं आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना दूँ, है ना। ये मेरे मेंटरशिप की जानकारी है। थैंक यू सो मच। अब मुझे बता दीजिए किसी का कोई क्वेरी है तो हम अब क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। होता है ना, दोनों चीज़ें होती हैं। नहीं नहीं नहीं, हम जब भी कॉन्ट्रैक्ट लेंगे ना, सपोज आप जिस भी ब्रोकर को इस्तेमाल करोगे, जैसे अभी आपका कोई ट्रेडिंग खाता है क्या, किस में उसमें है ना, शेयर डॉट मार्ट जो भी ब्रोकर हैं आपके साथ, तो मैं इन जनरल आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ले आऊँगा। जैसे मैं ज़ेरोदा इस्तेमाल करता हूँ तो मैं आप सभी को ज़ेरोदा की लिंक भेज दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट खुल जाएगा। आप उस पे मैं आपको कंफर्टेबली बता दूंगा ट्रेल कैसे करते हैं। या कोई एंजल वन पे आ सकता है तो डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ हम क्यों काम करेंगे। सबसे पहले बहुत सस्ते होते हैं, टेक्निकली टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती है और बहुत इजी होते हैं यूज़ करने के लिए, और बहुत फास्ट भी होते हैं। क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं मैनुअल ट्रेडिंग की, ठीक है। जब आप मेरे साथ आगे बढ़ोगे ना तब मैं आपको सिस्टमैटिक ट्रेडिंग बताऊंगा एल्गोरिथम्स के ज़रिए। जितना फास्ट मैं आपको कर सकता हूँ वो करूँगा। मैं आपको, ट्रेडिंग की दुनिया केवल मैनुअल तक सीमित नहीं है अभी। ट्रेडिंग की दुनिया ऐसी हो गई है, आपको हैरानी होगी। मैं अपना ट्रेडिंग खाता महीनों में चेक करता हूँ, देखते ही नहीं हूँ। मेरा सिस्टम ऑटोमेटिकली लॉगिन करता है, खुद ही ट्रेड ढूंढता है, खुद ही वो प्रॉफिट और लॉस बुक करता है और मुझे अपडेट कर देता है। मैं मैनुअल ट्रेड बहुत कम डालता हूँ, समझ रहे हैं आप। और मैनुअली पहले मैं आपको पक्का बना दूंगा, जब आप पक्के हो जाओगे तब मैं आपको सिस्टमैटिक ट्रेडिंग पे लेके आऊँगा, ताकि आप अपनी लाइफ में एक ऐसी स्थिति में आ जाएं यहाँ पे एक कंफर्टेबल इनकम आप जनरेट कर सकें अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर जो भी जॉब आप कर रहे हैं या जो भी प्रोफेशन में आप हैं या बिजनेस में आप हैं। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट का आपको इतना नॉलेज हो जाएगा ताकि आपको एक सही डिसीजन लेके पता रहे। और कोई क्वेरी? 4 महीने के वीकली ही अपन पढ़ाई करेंगे, और जब लाइव सेशन करेंगे तो अपन फिर लाइव मंडे टू फ्राइडे लाइव सेशन रहेंगे अपने, और सैटरडे संडे अपना वो रहेगा। पर लाइव सेशन अपन 2 महीने, जब तक अपने 8 मॉड्यूल्स कंप्लीट नहीं हो जाएंगे उसके बाद ही अपन लाइव सेशंस पे आएंगे। क्योंकि उससे पहले अगर मैं आपको लेके आऊँगा तो कहीं ना कहीं आप उलझ जाओगे। और मैं चाह रहा हूँ कि आप पहले सीखो, परफॉर्म कर लो,
उन चीज़ों को इतना गहराई से समझ लो, ताकि फिर मुश्किल से, क्योंकि क्या होगा, पहले दूसरे तीसरे वीक में मैं आपको ट्रेड दूंगा, पर चौथे पांचवे छठवें वीक में आप मुझे ट्रेड दोगे। समझ रहे हो ना? जब स्टूडेंट अपने टीचर को ट्रेड देना सीख जाएगा, ऑटोमेटिकली वो मेरे नहीं, वो खुद के लिए तो वो अच्छा काम कर ही लेगा। यहाँ मोटिव ऐसा है कि आपको मुझे प्रॉफिटेबल बनाना है। और कोई क्वेरी? चलें वाइंड अप करें। थैंक यू सो मच। ठीक है ना। कोई क्वेरीज अगर आपको आज की वर्कशॉप से रिलेटेड है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं ग्रुप को डायल्यूट नहीं कर रहा हूँ एक वीक के लिए, ये बाय मैक्स फरवरी में मैं ग्रुप को डायल्यूट कर दूंगा। ठीक है, कोई क्वेरीज अगर आपको है भी तो आप ग्रुप पे डाल सकते हैं, मेरा नंबर है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको एनरोल होना चाहिए, मेंटरशिप बैच के बारे में जानकारी चाहिए, आप मुझसे पर्सनली या तो बात कर लें, और मैं इसकी डिटेल आपको उस पर भी डाल दूँगा। ठीक है, थैंक यू। जॉब करता हूँ तो थोड़ा टाइम निकालना मुश्किल है, तो उसके लिए अपन आपकी जॉब टाइमिंग देख लेंगे। जनरली जो सेशंस होंगे ना, हाँ आप देखो पहले, अगर जैसे आप अपना किस तरह से समय निकाल पाएंगे, तो अगर ऐसा हुआ ना तो जनरली सारे लेक्चर भी रिकॉर्डेड हो, तो मैं आपको उसकी रिकॉर्डेड लिंक भी दे दूंगा। दूसरा, कन्वीनियंस अगर होता है, जैसे अपन को फिजिकली आना पॉसिबल नहीं है, तो अपन जूम पे कंडक्ट कर लें, ताकि क्या होगा कि आप लाइव मार्केट में, क्योंकि क्या होगा, जब अपन लाइव सेशन करेंगे ना, तो लाइव सेशन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 30 35 45 मिनट का होगा, जिसमें अपन लाइव डेट तो मुश्किल से 15 मिनट के लिए लेंगे, पर क्या होगा, उस लाइव डेट को समझाने के लिए मैं 30 मिनट लूंगा, है ना। और जो अपन इसमें सैटरडे संडे रहेंगे, वो टाइमिंग ऐसी चूज कर लेंगे जो सबके लिए कन्वीनियंट हो, है ना, वो अपन डिस्कस करेंगे। 30,000 हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये मैं आपको, जब तक थ्योरी चल रही है तब तक आप कर सकते हो। हाँ मतलब दो, जब तक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जिस दिन से शुरू होगी ना उसके पहले, जैसे मान के चलो 4 वीक है, 8 वीक तक चलेगी अपनी, तो आप 2 महीने में कर सकते हैं ना, है? वो दिक्कत नहीं आएगी शायद, मैं बता रहा हूँ तेरे को। इसमें सेशन जो कंडक्ट करेंगे अपन, सबसे पहले रिकॉर्डेड होंगे उसके, और अगर ऐसा मान के चलो कोई अपना टाइमिंग क्लैश कर रहा है, तो फिर मैं उस चीज़ को इस तरह से मैनेज कर लूँगा कि आपकी टाइमिंग को क्लैश ना करना पड़े। क्योंकि क्या है, सैटरडे संडे तो मेरे ख्याल से एक छुट्टी तो रहेगी ना, है ना। सैटरडे मेरे कंसर्न रहेगी, तो सैटरडे अपन कुछ इस तरह से प्लान आउट कर लेंगे कि चीज़ों क्लैश ना हो। क्योंकि क्या, एक बार आप जॉब टाइमिंग मेरे साथ शेयर कर लेना, ताकि मैं जब भी टाइमिंग सुनूंगा ना, तो उसको ध्यान में रखे। ठीक है, अभी तो बच्चों को एनरोल कर रहा हूँ, अभी मैं और भी वर्कशॉप्स करूँगा, और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे साथ मेंटरशिप में जुड़े, क्योंकि इस मेंटरशिप में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारे अलग ट्रेडर्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, और वाकई में यहाँ से 6 महीने में तो आप सुपर प्रॉफिटेबल बन के निकलो, लॉस में कर कोई भी नहीं होगा। ठीक है, म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड के बारे में तो बच्चों ने कभी सिखाऊं।